Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते सर। सर आज भी कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी क्लास की। हाँ, आया था विवेक जैन सर का फोन आया था। अच्छा। तो हाँ, वो तो 4 बच्चे हैं, अजीत, मुस्कान और दीक्षा और मनमोहन। ओके। ये 4 मनमोहन, बच्चे हैं, तो इनका थोड़ा सा सर अटेंडेंस का आप देख लीजिएगा। मनमोहन तो है ना इस समय? शायद उसकी दूसरी क्लास शुरू नहीं होगी, इसलिए उसने ज्वाइन कर लिया हुआ एक बार। क्योंकि अच्छा, उनके ना लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की क्लास हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ट्यूसडे और वेडनेसडे होती है। ये पिछली बार तो शायद नहीं था ना, हमने हाँ, पिछली बार। पिछली बार नहीं थे। आई थिंक सर उसने अभी कुछ टाइम के लिए तो ऑन द वे होगा। हम अभी सर क्या यूनिवर्सिटी से आए हैं एक्चुअली। ओके मैं ओके भी अभी जस्ट एंटर की हूँ अभी घर पे। ओके 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 तो ओके। हमारा आज वो योगा कैंप है परसों, तो उस वजह से हम लोग यूनिवर्सिटी थे आज। अच्छा, हाँ, तो आपकी क्लास खाली वहाँ पे नहीं हो सकती थी। हमने विनम्र सर के साथ वहीं पे ली थी क्लास, सुधांशु सर के साथ भी वहीं ली थी। आपके साथ फिर हमने बोला घर पहुंच ही जाएंगे तो आपके साथ ले लेंगे। कोई बात नहीं, हाँ कंसीडर कर लेंगे, उनकी अटेंडेंस कंसीडर कर लेंगे, बाकी हाँ, क्योंकि लेक्चर। आज हमने फिर बोला, आज उन्होंने बोला कि सर की क्लास शेड्यूल है और हमारी भी लैंग्वेज क्लास भी है। क्योंकि लैंग्वेज का सबका अलग अलग है, तो पता नहीं चलता मुझे भी को किसके पास कौन सी लैंग्वेज है। तो फिर हमने ऑन द स्पॉट ही सर को बोल दिया था, सर ओके, आप देख लीजिएगा क्या है। तो बोलते ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो इसलिए तो हालांकि मैंने विवेक सर से बोला था कि जो 4 बच्चे हैं, शायद 4 बच्चों का हाँ उन्होंने हाँ, बोला, 4 बच्चे हैं। तो उनकी अटेंडेंस तो मैं दे दूंगा। और हाँ शायद वो मिड क्लास से ज्वाइन करेंगे, शायद 5 बजे समथिंग वो ज्वाइन करेंगे। हाँ हाँ, 4:15 से 5:10 तक उनकी क्लास है, तो 5:10 पे ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो ठीक है, मैं रिवाइज कर लूंगा थोड़ा सा। हाँ, वही होगा सर, वही ऑप्शन होगा। अब आज की क्लास शेड्यूल की हुई तो लेनी तो होगी हमें, जी हाँ, मतलब उन बच्चों को भी। कोई बात नहीं सर, वो मैनेज हो जाएगा, वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेंगे। राइट, शुरू करें। हाँ जी सर, कर लीजिए, क्योंकि सब ऑन द वे होंगे। किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी आधे से ज्यादा बच्चों के। हाँ, पीजी डिप्लोमा नहीं आया ना अभी? सर उनका मेरे को एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है ना, मेरे पास उनका कोई नंबर वगैरह है। चलो कोई, ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी सर। गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पीपीटी दिख रही है स्क्रीन पे? यस सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कल हम लोगों ने सांख्य की सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक आइडियोलॉजी को देखा था, जिसको थियरी ऑफ कॉजेशन कहते हैं। थियरी ऑफ कॉजेशन है ना, जिसको कॉज इफेक्ट भी कहते हैं, कॉज इफेक्ट की थियरी और थियरी ऑफ कॉजेशन, सत्कार्यवाद है ना। तो सत्कार्यवाद की इंग्लिश करें तो थियरी ऑफ कॉजेशन आप कह सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो जो कार्य है उस कारण में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, पहले से छुपा हुआ होता है। और हमने उसकी कुछ पर्टिकुलर 5 लॉजिक्स देखे, 5 दलीलें दी गई सांख्य ने, और बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से कार्य कारण का जो लॉजिक है वो वर्कआउट करता है। तो हमने ये बखूबी देख लिया था। आज एक बहुत सिंपल सा और बहुत ईजीएस्ट सा कंसेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। और उस कंसेप्ट को कहते हैं विशेष एंड अविशेष, ठीक है। सो व्हाट इज अ विशेष एंड व्हाट इज अविशेष, हम लोग इसको देखेंगे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द सांख्य philosophy and when you talk about the Sankhya cosmogony theory, so you know that the some product total how many product in how many element in evolute in the Sankhya philosophy, how many? So total 25 है ना? But 25 not a 25 exact, because Purush is a not evaluated and the Prakriti is a not evaluated. वो पुरुष और प्रकृति क्या है? इट इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एंटाइटी है ना। इसको कोई बना नहीं सकता, इनको कोई क्रिएट नहीं कर सकता, इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता।
है ना, उनको कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्रिएट है ना नहीं कर सकता। तो हमने पिछले सेशन में ये देखा था 25 एलिमेंट्स। आई होप कि 25 एलिमेंट आप सभी को समझ में आए होंगे। सभी को आए हैं क्या? यस सर। ठीक है, यस। तो अब वही 25 एलिमेंट के बिहाफ पे आज का टॉपिक है, और इसलिए मैंने इजीएस्ट पैटर्न रखा है। ये जो पहला सेगमेंट है, पहला जो लेक्चर है, मतलब पहले 1 घंटे जो है या आधे पौन घंटे जो भी हम लोग अभी ले पाएंगे, वही सिंपल से टॉपिक को लेके चल रहे हैं, ताकि उन बच्चों का भी लॉस ना हो जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बाद में जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो इजी होगा उनको भी समझने में भी, और हमको भी समझाने में, कंक्लूड करने में। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सांख्य, द कंसेप्ट ऑफ विशेष एंड अविशेष, इस कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो यू नो ऑल दैट आई एम ऑलरेडी डिटेल्ड अबाउट इन सांख्य फिलोसफी ऑल द चेंजेस इन्वॉल्व इन प्रकृति फ्रॉम बिफोर, है ना। प्रकृति में बहुत सारी चीजें पहले से ही हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रकृति। हमने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रकृति। सो प्रकृति का क्या मीनिंग है? तो प्र मीन्स, है ना, प्र प्रीफिक्स एंड द कृति फॉर क्रिएशन। सो ऑल क्रिएशन इन हैपन इन द बिफोर ऑन, है ना। सो ऑल क्रिएशन हैपन इन बिफोर, जो क्रिएशन पहले हो चुकी है, जो पहले से ही किसी में है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। ठीक है। सो प्रकृति में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो पहले से ही इसको समाये हुए हैं, है ना। प्रकृति में जो बहुत सारी चीजें हैं वो उसके साथ समाये हुए हैं। एंड द प्रकृति एंड पुरुष आर लिमिटलेस, यू नो ऑल। प्रकृति एंड द पुरुष बोथ आर individual identity entities, means Prakritis nature and the Purush nature. You know, the concept of Prakriti is absolute, unlimited, limitless, and the concept of Purush is absolute, limitless, है ना. So both are limitless. So basically प्रकृति यार जड़, इनसेंसिबल है ना, इन तो इनसेंसिबल हम लोगों ने कहा था। तो प्रकृति यार जड़ क्यों जड़ है? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है ना, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। बट एज ईवर रिफ्लेक्शन ऑफ द पुरुष ऑन प्रकृति दैट बिकम कॉन्शियस एंड एनिमेट। जैसे ही पुरुष का रिफ्लेक्शन इस पे पड़ता है वैसे ही सारी क्रिएशन शुरू हो जाती है। और जैसे ही पुरुष मीन्स कॉन्शियसनेस, पुरुष मीन्स एब्सोल्यूट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सो जिसको आप सोल कह रहे हैं, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जो अल्टीमेट एंटाइटी के रूप में, एब्सोल्यूट एंटाइटी के रूप में काम कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू सांख्य, पुरुष का मतलब पूरी क्षीयते शरीर है इति पुरुष, जो इस शरीर में रहता है वो पुरुष है। ठीक है। सो जैसे ही पुरुष प्रकृति से मिलता है या प्रकृति के सानिध्य में या उसके संपर्क में आता है, देन इवोल्यूशन बिगिन फ्रॉम, है ना। और सारा इवोल्यूशन जो है वो तभी होता है जब प्रकृति से पुरुष मिलता है। कितनी गजब की बात है कि अभी तक प्रकृति कुछ नहीं कर पा रही थी बिना पुरुष के, लेकिन जैसे ही पुरुष का सानिध्य, जैसे ही पुरुष का कनेक्शन, जैसे ही पुरुष का रिफ्लेक्शन, है ना, प्रकृति पर पड़ता है, तो प्रकृति अपने आप कॉन्शियस हो जाती है और एनिमेट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फ्यूज बल्ब हो, है ना, और फ्यूज बल्ब हो, उसमें आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है ना अप्लाई करें, वो जलने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि बैलेंस्ड हो, सारी क्रिएशन उसमें पहले से हो रखी है, और जैसे आप उसको बटन ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होएगी, तुरंत वो जल उठेगा। मीन्स जैसे ही कॉन्शियसनेस उसके संपर्क में आया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के संपर्क में आई, तो वो अपने आप एलिमिनेट हो गया। सेम ऐसे ही प्रकृति के साथ भी ये सारी चीजें हैं। ठीक है। So conscious and animate is the quality of the Prakriti when the reflection of Purush, है ना, on the Prakriti। जब पुरुष का रिफ्लेक्शन प्रकृति पर पड़ता है तो अपने आप कॉन्शियस और एनिमेट में सजीव, है ना, सजीव हो जाती है, और फिर सारी चीजें बनने लगती हैं। और जैसे ही पुरुष प्रकृति से मिला तो सारी चीजें कैसे बनेंगी? तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये जो क्रिएशन, ये जो इवोल्यूशन होता है, वो इवोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो उस इवोल्यूशन को हम लोग समझ सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड इसको अंदर ले जाइए। सॉरी। तो
मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से है ना इवोल्यूशन हुआ, और वो जो ब्यूटीफुल इवोल्यूशन हो रहा है उसमें दो चीजें दिख रही हैं सामने। एक तो क्या है, एक तो जो भी वेरियस नेचर, जो भी सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, जो भी एलिमेंट्स एवोल्यूट हो रहे हैं, उन उन एलिमेंट में खासियत क्या है कि वो सारे प्रकृति से निकले हुए हैं, वो सारे प्रकृति से बने हुए हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ा फीचर है वो प्रकृति का ही है ना। बट एक जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही क्रिएशन होता है वैसे ही पुरुष बिकम्स इल्यूमिनेट, है ना। कि कोई चीज, जैसे आप शीशे के सामने आ जाते हैं, सो योर मिरर, है ना, आप सपोज टू बी, मैं आपके सामने हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, अचानक से मेरी स्क्रीन पे, मेरे कैमरे पे कोई इल्यूजन आ जाए, या कोई मे भी कोई इम्प्योरिटीज आ जाए, या कोई धुंधलापन सा कुछ ऐसी चीजें लग जाए, तो मेरा रिफ्लेक्शन कैसा दिखाई देगा आपको? धुंधलापन सा, है ना। और ये जो धुंधलापन है ना, रिफ्लेक्शन मेरा दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं? यही है माया, यही है, यही प्रकृति का रियल नेचर है। और जैसे ये कर्टन आपके बीच में आया, आप धुंधला दिखना शुरू हो गए, इसको इल्यूमिनेशन कहते हैं। और पुरुष अपने आप को इल्यूमिनेट कर लेता है, उसको लगता है कि मैं हूँ कौन, और उसको अपनी रियल आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि प्रकृति में अब क्या आ गए हैं, प्रकृति में ढेर सारे फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं, चेंजेस आ गए हैं। तो वो अपने आप को कैसा मान लेता है कि नहीं, अब मैं कैसा हूँ, तो मैं बिल्कुल उस तरीके का हूँ जैसे जैसे प्रकृति है। तो प्रकृति तो जड़ है ही, प्रकृति तो कैसी थी? तो प्रकृति पूरी तरीके से त्रिगुणातीत थी। तो पुरुष भी अपने त्रिगुण, है ना, त्रिगुणातीत नहीं, त्रिगुण स्वभाव का था। तो पुरुष भी अपने आप को कैसा मानने लगता है? पुरुष भी अपने आप को त्रिगुण स्वभाव वाला मानने लगता है। जो भी खुशियां महसूस होती हैं तो पुरुष को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ही महसूस हो रही है। जो दुख महसूस होता है बॉडी में, पुरुष को ऐसा लगता है, मीन सोल को ऐसा लगता है कि ये हमें ही हो रहा है। जो भी उदासीनता या आइसोलेशन या अटैचमेंट हमको महसूस होती है, तो हमें फील होने लगता है कि ये है ना, पुरुष को ही लगने लगता है कि ये हमारे साथ ही चल रहा है। एक सेकेंड होल्ड, एक सेकेंड, जस्ट वेट। यस। तो मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से ये रिफ्लेक्शन जैसे ही पुरुष में आता है, तो पुरुष अपने आप को क्या फील करने लगता है कि मैं भी त्रिगुण वाला, मैं भी, मेरे अंदर भी त्रिगुण नेचर है, मेरे अंदर भी रज है, मेरे अंदर भी सत है, मेरे अंदर भी तम है। और हमने पिछले सेशन में देखा था रज, सत्व और तम, है ना। तो सत्व, रज और तम के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे वो बहुत यूनिक थे। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसी ह्यूमन की पर्सनालिटी है, किसी माइंड की क्वालिटी है, किसी इंटेलेक्चुअल्स की क्वालिटी है ना। तो ये जो सत, रज और तम, इनकी क्वालिटीज जो है, ये क्वालिटीज जो हमने जानी है, ये क्वालिटीज पुरुष अपने आप को मान लेता कि उसकी भी वही क्वालिटी है। और वो अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करने लगता है? वो अपने आप को ट्रीट करने लगता है कि वो डूअर है, वो भोगता है, ठीक है, वो भोक्ता भाव में है, वो पूरी तरीके से चीज़ों को वही महसूस कर रहा है। तो जो खुशियाँ या जो सुख या जो दुख फील होगा, वो अपने आप को ही महसूस करेगा कि निसाब ये हम ही को हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही चल रही हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ, ये दिख रहा है ना? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है?
यस सर, दिख रहा है इंट्रोडक्शन वाला पेज। ओके 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 ओके। सो मैंने क्या बताया कि हम जब दुनिया में आते हैं तो हम दुनिया में आते ही, ऐसा नहीं कि हम सीधे आते ही गंदे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम जैसी दुनिया में आते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, लर्निंग एबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, एटमॉस्फियर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशंस, कल्चर, थॉट, थिंकिंग, इमोशंस, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर क्या बनाती, संस्कार। और यही हमारे अंदर वो कलर देते हैं, यही हमारे अंदर वो शेड देते हैं जिससे हम अपने आप को ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं या हम आइसोलेट हैं, हम कैसे हैं। तो आपके अंदर 3 गुण तो पहले बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं तो इन्हीं 3 गुणों में क्या होने लगता है, डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। और तब हम अपने आप को क्या मान बैठते हैं, तब यही जो सारी चीज़ें हैं, फिर आपको पेन होगा, आपको कोई थप्पड़ मारेगा, आपको कोई कुछ कहेगा तो आपको दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुरुष ने अपने आप को क्या मान बैठा है कि मैं प्रकृति हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये माइंड हूँ, मैं ये इंटेलेक्ट हूँ। और यदि मैं आपसे ही कहूँ कि ये किसकी क्लास है, तो आप क्या बताएंगे, ये एमएससी की क्लास है, ये पीजी डिप्लोमा की क्लास है। पीजी डिप्लोमा के कौन? साहब मैं पीजी डिप्लोमा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं एमएससी कर रही हूँ या एमएससी कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीन्स यू एसोसिएट विथ योर आइडेंटिटी इन एजुकेशनल डिग्री। सो ये कौन कर रहा है, ज्ञान कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूँ। सो ये जो मैं है ना, ये इट इज अ मैं, इट इज अ नॉट अ रियल सुप्रीम एंटाइटी, है ना। ये भले उसके अंदर से आता है, बट ये ईगो के थ्रू भी है, ये माइंड के थ्रू भी आ रहा है। सो द फीलिंग ऑफ डूअर, द फीलिंग ऑफ कर्ता भाव, है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। भोक्ता मीन्स जो चीज़ों का भोग कर रहा है ना, जिसकी सेंसेस, जो सेंसेस के थ्रू चीज़ों को इंजॉय कर रहा है ना, तो वो भोक्ता भाव है। कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, वो भोक्ता भाव है। और कर्ता मतलब कि वो डूअर फॉर्म में है कि ये सब मैंने किया, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये कौन सा भाव है? कर्ता भाव। मीन्स कोई भी एक्शन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पुरुष अपने आप को इल्यूमिनेट करने लगता है ड्यू टू द शेड ऑफ प्रकृति, ड्यू टू, है ना, इल्यूजन, ड्यू टू इल्यूमिनेशन ऑफ द प्रकृति, है ना। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं और पुरुष अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ लेता है, तब फिर वहाँ कहानी शुरू होती है ये कहने की कि हु आर यू, है ना, एंड हु एम आई। सो वेदांत का जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से शुरू होता है, मैं कौन हूँ, है ना। तो फिर उसका क्वेश्चंस के आंसर देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। सो अहम ब्रह्म, सो ब्रह्म इज द पुरुष। सो ब्रह्म अस्मि जो है वो तभी आएगा जब आप पहले अपने प्रकृति को समझेंगे, है ना। तो प्रकृति को समझने के लिए 2 चीज़ों का समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हम लोग देखेंगे। तो जब प्रकृति, है ना, एक एलिमेंट तो पुरुष हुआ और एक एलिमेंट क्या हुई, प्रकृति, है ना। टोटल कितने एलिमेंट हो गए अभी? 2 बचे, कितने? 23। सो 23 एलिमेंट्स जो बाहर निकले हैं, ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स में कुछ विशेष हैं और कुछ अविशेष हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइड में, हम लोग देखेंगे कि वो एलिमेंट कौन से हैं जो विशेष हैं और अविशेष हैं, ठीक है। उस एलिमेंट को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस स्लाइड में क्या है, तो इस स्लाइड में ऑलरेडी मैंने इवोल्यूशंस को समझाया, ठीक है, इवोल्यूशन कैसे आता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन कैसे काम कर रहा है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सो जब पुरुष जो है वो प्रकृति से मिल रहा है, और प्रकृति कैसी है? अनमैनिफेस्ट। क्यों अनमैनिफेस्ट है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था शीड का। शीड में जो ट्री है, जो प्लांट है, वो कैसा है? अनमैनिफेस्ट। शीड की जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है वो कैसी है? अनमैनिफेस्ट, है ना। तो प्राइमॉर्डियल का मतलब भी क्या है कि सारी चीजें इसी शीड में है और इसी से सब कुछ क्रिएट होगा। और पुरुष कैसा है? कॉन्शियसनेस। तो जैसे ही पुरुष प्रकृति से मिलता है तो पहला एलिमेंट जो है वो क्या आ रहा है? क्या है? आप लोग भी इंटरेक्ट करिए, क्या है पहला एलिमेंट? बुद्धि। यस, है ना, बुद्धि, जिसको आपने इंटेलिजेंस कहा। हमने बुद्धि के धर्म भी देखे, हमने सबको देखा।
आपको यहाँ पर सबको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि किसके बाद क्या आ रहा है। दूसरा क्या है? अहंकार। वेरी गुड। और फिर इसी अहंकार से, है ना, इसी प्रकृति के अंदर जो सत रज तम है, तो सत और रज मिलके इसी अहंकार से क्या बना? क्या बना? माइंड। माइंड। फिर उसके बाद कॉग्निटिव सेंसेस एंड 5 एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या बना? रजस और तमस से मिलके क्या बना? 5 सटल एलिमेंट्स। हाँ, सब्टल एलिमेंट और 5 ग्रॉस एलिमेंट। ठीक है, तो 5 सब्टल एलिमेंट और 5 ग्रॉस एलिमेंट जो हैं वो बने। ठीक है, इतना तो आपको ये जो क्रिएशन इवोल्यूशन है इतना तो समझ में आ गया है ना। इसके आगे चलें। यस सर। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें कौन से विशेष हैं और कौन से अविशेष हैं। ठीक है, कौन से विशेष हैं और कौन से अविशेष हैं, इनके हम मीनिंग भी बताते चलेंगे, इनकी मीनिंग क्या है। ठीक है, सो आगे कहते हैं देयर आर 4 डायमेंशन ऑफ प्रकृति। प्रकृति के 4 डायमेंशन हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो 4 डायमेंशंस में दिख रहा है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बात है जो यहाँ पे कर रहे हैं, और ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर 4 डायमेंशन ऑफ प्रकृति। ठीक है, सो फर्स्ट इज द विशेष। फर्स्ट इज विशेष, सेकंड इज अविशेष। ठीक है, थर्ड इज लिंग, and fourth is aling. In your syllabus only 2 point vishesh and avishesh is mentioned here, but you should know what is a ling and what is aling. तो हम लोग ये भी समझेंगे कि what is the ling and what is aling। इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। लिंग एंड अलिंग लिख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको एडिट करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कुछ और समझ में आएगी हमें। लिंग और अलिंग, इसको हम लोग इटैलिक में कर लेते हैं बिकॉज इट इज अ संस्कृत टर्मिनोलॉजी, तो हम लोग इसको इटैलिक में कर लेते हैं, ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, अब समझ में आएगा। तो विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग। ठीक है, तो कितने डायमेंशन इसके? 4। विशेष, अविशेष, ये 2 आपके सिलेबस में है। लिंग एंड अलिंग ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और ये सब्टल नहीं था, ये ग्रॉस था। तो हम लोग अब केवल इसको आइडेंटिफाइड करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द विशेष? सो विशेष का मतलब क्या है? सो विशेष जो है वो टोटल 16 एलिमेंट हैं। जो टोटल 25 एलिमेंट हैं सांख्य के सिद्धांत में, उनमें से जो 16 एलिमेंट हैं वो विशेष हैं। अच्छा, इनका नाम विशेष ही क्यों है? तो इनका नाम विशेष ये है कि ये कुछ स्पेसिफिक कर्म करने के लिए बने गए हैं। स्पेसिफिक, विशेष का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बने हुए हैं। स्पेसिफिक फंक्शन इनके माध्यम से हमारे बॉडी में होते हैं, इसलिए कैसे हैं? विशेष। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशेष? देयर आर स्पेसिफिक फंक्शन, देयर आर स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, happen by all this type of element. So how many type of element in this concept? So total 16 element, total 16 element. So जब कभी ऐसा आए कि विशेष के बारे में समझाइए तो आप 16 एलिमेंट को आप ड्रॉ आउट कर दीजिएगा। कौन कौन से वो 16 एलिमेंट हैं जो विशेष के अंतर्गत आते हैं? तो 5 ग्रॉस एलिमेंट मीन्स महाभूत, 5 कॉग्निटिव सेंस मीन्स आपके ज्ञानेंद्रियां, 5 मोटर सेंस मीन्स आपकी कर्मेंद्रियां, और 1 मन। तो टोटल कितना हो गया? 5 5 10 15 और 1 16, टोटल 16 हो गए। ठीक है, अब इनको हमें डिटेल्ड में करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि 5 ग्रॉस एलिमेंट आप सभी जानते हैं। कौन कौन से हैं 5 ग्रॉस एलिमेंट? सर वायु, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी। सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस? सर आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड जल। ठीक है, जल एंड पृथ्वी है ना। लास्ट एलिमेंट इज द पृथ्वी। ऐसा समझिए ना, हमारे बॉडी में लास्ट रिफ्लेक्शन किसका है? पृथ्वी का है ना, है ना। यस। हम हमारे बॉडी में लास्ट रिफ्लेक्शन किसका है? पृथ्वी का है। हम आपको दिख रहे हैं, पृथ्वी तत्व है। ठीक है, ठीक। सो लास्ट इज अ पृथ्वी। ठीक है, जल के बाद पृथ्वी। ओके, 5 कॉग्निटिव सेंसेस कौन कौन से हैं सीक्वेंस में? सर आँख, सीक्वेंस, कान। सीक्वेंस। सर कान सबसे पहले। हाँ, उसको कान ना कह के क्या कहेंगे? कर्णेंद्रिय। इंद्रिय भी जोड़ दीजिए ना, इंद्रियों की बात कर रहे हैं। कान कहेंगे केवल, तो कान का मतलब केवल ये मसल्स की बात हो गई, ये जो आपके कार्टिलेज टिश्यू हैं, ये कान। ठीक है, जब कर्णेंद्रिय बोलेंगे तो फिर लगेगा कि ये इसके अलावा भी कुछ और बोल रहे हैं। इंद्रिय, इट इज अ सेंस ऑर्गन, है ना। सो इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, सो कर्णेंद्रिय, कान। ठीक है, चलिए कंसीडर किया, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कर्णेंद्रिय लिखेगा, कान नहीं लिखेगा। ठीक है, चलिए। यस, या इंग्लिश में लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? ईयर सेंसेस, आई सेंसेस, ऐसा लिख सकते हैं ना। यस। यस यस। हाँ, आगे फिर ईयर सेंसेस के बाद सर स्किन। यस, वेरी गुड। एंड सर देन आईज। हाँ, बहुत बढ़िया। देन सर नोज या फिर टंग में से कुछ आना चाहिए सर, आई एम नॉट श्योर। हाँ, देन टेस्ट। टेस्ट। है ना, एंड देन लास्ट टंग में नोज। कहते हैं, टंग है ना, टेस्ट, टंग, टेस्ट। ठीक है, जीवा इंद्रिय जो है हमारी, कौन सी? स्वाद इंद्रिय। कौन सी है? स्वाद इंद्रिय, टेस्ट ऑर्गन, टेस्ट सेंस। ठीक है, और लास्ट में क्या है? स्मेल। ठीक है, मीन्स नाक इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। ठीक है, नासिका। ठीक, फिर 5 मोटर सेंसेस कौन कौन से हैं सीक्वेंस में? सर फर्स्ट सर माउथ। हैंड, आकाश तक तो, हाथ। फिर आर्म। देन सर लेग्स। हाँ, वायु तत्व। लेग इज द डिनोट टू वायु तत्व। हाँ, यस। एंड सर फिर देन माउथ। हाँ, यस यस। सो माउथ को उस तरीके से ना कहें, वो टंग है, जिह्वा, मतलब वो कौन सा है ना, माउथ कह सकते हैं, बट इट इज अ टंग। ठीक है, टंग। यहाँ पर देखिए ना, ये जो ऑलरेडी हमने यहाँ दे रखा है। सो व्हाट इज दैट? सो कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो हालांकि इन्होंने नाम तो नहीं रखा है, ठीक है ना, उनके फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है ना, ठीक है, मूविंग प्रोसीडिंग। सो स्पीकिंग, तो है ना, तो जिह्वा कहते हैं उसको, टंग कहते हैं। और सेंस ऑर्गन की बात करें तो वो क्या? टेस्ट ऑर्गन, टेस्ट सेंस। और मोटर में क्या हो जाएगा? टंग हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये कॉमन यस। है, जो एक इंद्रिय है ये कॉमन है। ठीक है, ये खाने का भी काम करती है और ये स्पीकिंग का भी काम करती है। ठीक है, मीन्स ये टेस्ट का भी काम करती है और ये स्पीक का भी काम करती है। तो कौन कौन सी हो गई? तो फिर उसके बाद 2 और बची, वो कौन सी हैं? सर रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी। हाँ, ठीक है, तो उसको जेनाइटल ऑर्गन एंड द एक्सक्रीशन ऑर्गन मीन्स एनल रीजन, एनल, एनल। ठीक है, यस। ठीक है, यस। तो ये हुआ, और 5वां क्या है? लास्ट वन इज द माइंड। सो हाउ मेनी टोटल एलिमेंट इन द 16 एलिमेंट्स? कितने हैं? ये 16 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? विशेष। क्यों विशेष हैं? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे बॉडी में, और इनकी वजह से ही हमारा जो भी एक्सपीरियंसेस है, हमारी जो भी लर्निंग है, हमारी जो
भी एक्टिविटी है वो बराबर काम करती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, विशेष। आया समझ में, ये क्या है, विशेष। दूसरा क्या है, अविशेष। सो अविशेष वो एलिमेंट होते हैं जो फंक्शन तो करते हैं लेकिन कैसे हैं, इट इज द सेकेंडरी फॉर्म। ये कैसे हैं, इट इज अ प्राइमरी फॉर्म। विशेष कैसे हैं, इट इज अ प्राइमरी फॉर्म। नोट डाउन कर लीजिए, इट इज द प्राइमरी फॉर्म, ये प्राइमरी फॉर्म में है, एंड इट इज अ सेकेंडरी फॉर्म। और ये कौन से हैं, 5 शटल एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं, तन्मात्रा, है ना। तो कौन कौन सी तन्मात्रा है यहाँ, हालांकि मैंने लिख दिया, लेकिन आप लोग बताइए कौन कौन से तन्मात्रा। तन्मात्रा का मतलब कि जो हमारे 5 एलिमेंट हैं, जो हमारे 5 ग्रॉस एलिमेंट हैं, उनका सॉफ्टवेयर मीन्स हमारे 5 ग्रॉस एलिमेंट का जो फंक्शन है वो तन्मात्रा है। आ रहा समझ में, जो हमारे 5 ग्रॉस एलिमेंट का जो फंक्शन है वो तन्मात्रा है। तो कौन कौन से हैं वो, सर शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। ठीक है, हाँ। सो शब्द इज रिलेटेड टू विच तन्मात्रा, विच महाभूत। शब्द इज रिलेटेड टू विच महाभूत, सर आकाश। यस। स्पर्श इज रिलेटेड टू, सर वायु। रूप इज रिलेटेड टू, सर पृथ्वी। रूप रूप रूप, फॉर्म फॉर्म, फॉर्म इज रिलेटेड टू अग्नि, is a sequence na, and the ras is related to जल। and gandh is related to पृथ्वी। yes, ठीक है। सो ये अविशेष है। अविशेष क्यों, बिकॉज ये अनस्पेसिफिक है, ये काम तो करते हैं, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करते, बट इट इज अ सेकेंडरी फॉर्म, है ना। ये सेकेंडरी फॉर्म में है और इनका जो काम करने का तरीका है ये हमेशा प्राइमरी को प्रमोट करने वाले हैं। प्राइमरी जो फंक्शन हमारे जो 16 एलिमेंट हैं विशेष, उनको प्रमोट करने वाले ये हैं, ठीक है। बिना इनके ये काम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। बिना इसके, बिना ये 5 जो हमारा तन्मात्रा है, क्योंकि तन्मात्रा नहीं होते तो 5 ग्रॉस एलिमेंट भी नहीं होता, और तन्मात्रा नहीं होते तो हो सकता है कि इंद्रियां भी अपना काम नहीं करती। आ रहा समझ में। सो relation of tanmatra in also gyanendriya and the relation of tanmatra in also gross element 5 महाभूतास। तो 5 महाभूत और 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, इनसे इसका गहरा संबंध है, अविशेष का बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। सो ये मीडिएटर है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिनसे जो 16 एलिमेंट आपके ये दिख रहे हैं, ये 16 एलिमेंट के जो फंक्शन है वो इसी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कैसा है ये अविशेष। तो ये जो 2 कंसेप्ट हैं ये हमें अभी यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नाउ थर्ड इज द लिंग। सो व्हाट इज द लिंग, सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रकृति एंड द पुरुष, जो पहला एलिमेंट बना प्रकृति और पुरुष के मिलने से, वो कौन सा एलिमेंट बना, कौन सा बना, एनीवन। तो क्या, कैन यू प्लीज रिपीट। पहला एलिमेंट कौन सा बना प्रकृति और पुरुष के मिलने के बाद, बुद्धि। कौन सी, बुद्धि, यस। उसी को इंटेलिजेंस यहाँ पर लिखा है। सो इसी बुद्धि को क्या कहते हैं, लिंग। सो व्हाट इज अ लिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ लिंग, इट्स कॉल्ड अ सिंबलाइजेशन। और बुद्धि का काम क्या है, हर चीज को सिंबल फॉर्म में समझना, है ना। बुद्धि किस तरीके से समझती चीजों को, सिंबल फॉर्म में। सो जो ये सिंबलाइजेशन है, ये जो लिंग शरीर है ना, इसके बारे में क्या कहा है कि ये जो लिंग है, लिंग का मतलब होता है फॉर्म, लिंग का मतलब होता है सिंबल फॉर्म, है ना, संकेत के जैसा, है ना। तो जैसे शिवलिंग, लिंग का मतलब इट इज नॉट अ मेल ऑर्गन, लिंग मीन्स इट इज द सिंबल फॉर्म, इट इज द फॉर्म, संकेत है।
So it is a specific type of terminology used by Sankhya Darshan is a लिंग शरीर. So लिंग शरीर means होता है जो किस फॉर्म में होते हैं, जो सिंबल फॉर्म में होते हैं, जिनको आप किसी से संकेत करके दिखा सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है. सो इफ यू वर्शिप ऑफ शिवलिंग, सो इट इज द फॉर्म ऑफ शिव, इट इज द नॉट अ जेनाइटल पार्ट ऑफ द शिव, है ना. सो लिंग मतलब क्या होता है, संकेत, है ना, संकेत. और वो संकेत क्या है, सो संकेत ऑफ प्रकृति इज कॉल्ड लिंग. एंड अलिंग इज द अनमैनिफेस्ट एलिमेंट. अलिंग जिसके पास शरीर ही नहीं, जिसके पास फॉर्म ही नहीं है, जिसके पास संकेत ही नहीं है, जिसको हम संकेत से नहीं पहचान सकते, जिसका फॉर्म नहीं है, वो क्या है, प्रकृति. सो इट इज अलिंग. अलिंग मीन्स जिसका फॉर्म, जिसका रूप नहीं है, वो क्या है, प्रकृति. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं. बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हमने यूज की है. ठीक है, तो अलिंग इसलिए क्योंकि वो अनमैनिफेस्ट है, और इंटेलिजेंस लिंग इसलिए क्योंकि मैनिफेस्ट है ना. तो वो कैसा है, तो ये है इनके कंसेप्ट जो हम लोगों ने अभी देखे. ठीक है, तो प्रकृति कैसी है, अलिंग है, इसका फॉर्म नहीं है, इसका रूप नहीं है, इसका साइज शेप नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज ये कैसी, अनमैनिफेस्ट. अब कोई सीड है या कोई है ना, छोटा सा आप फ्लावर का प्लांटेशन करना है, तो आपने जैसे प्लांटेशन किया तो आपको थोड़ी ना पता कि इसमें कैसे फूल और कितने बड़े और किस तरीके से आएंगे, नहीं पता ना. क्यों, क्योंकि फूल किस फॉर्म में है, फूल अभी उसमें अलिंग फॉर्म में है. तो इट्स कॉल्ड अ प्रकृति. ठीक है, सो हियर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ विशेष एंड अविशेष आई हैव मेंशन हियर. ठीक है, आपने देखा. तो विशेष एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ. विशेष कौन से एलिमेंट हैं, जो हमारे बॉडी के प्राइमरी एलिमेंट हैं, जो हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं. वो 5 ग्रॉस एलिमेंट, 5 कॉग्निटिव सेंसेस, 5 मोटर सेंसेस एंड द माइंड. इनका ये क्या है, ये 5 विशेष हैं. और जो 5 शटल एलिमेंट है, जिसको सबटल एलिमेंट कहते हैं, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है, जो कि सेकेंडरी एलिमेंट है, और जो कि एसोसिएट करता है हमारे ज्ञानेंद्रियों को, हमारे 5 ग्रॉस एलिमेंट को भी रिलेट करके रखता है, उनके फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो है अविशेष. और इसके बाद लिंग, और चौथा है अलिंग. सो लिंग इज द इंटेलिजेंस एंड द अलिंग इज कॉल्ड अ प्रकृति. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. यस सर. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी स्लाइड है जो कि कंसेप्ट ऑफ विशेष एंड अविशेष को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, लेकिन एक मज़ेदार चीज़ है, जब हम इस स्लाइड को देखते हैं तो हमें इतना तो समझ में आता है कि ये जो इवोल्यूशन है, ये जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, है ना, वो कितने टेक्निकल तरीके से फिलोसोफर ने उसको मेंशन किया है ना, कहाँ कितने गहरे तरीके से उन्होंने रखा है. और चूँकि नो डाउट फिलॉसफी कई बार बोरियत लेके आ जाती है आपके अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप उसको सही तरीके से समझेंगे, सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो आप रिलेट कर पाएंगे. और जैसे ही आप विशेष और अविशेष को समझते हैं, तो उसी में सबसे ईजीएस्ट कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट. जैसा कि पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति कैसी है, अनमैनिफेस्ट है. ठीक है, सो प्रकृति अनमैनिफेस्ट है, पुरुष भी अनमैनिफेस्ट है. ठीक है, सो है ना, तो 3 तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं. सो प्राइमल प्रिंसिपल को यदि समझें, सो इन द कॉस्मिक प्रिंसिपल्स ऑफ सांख्य आर द 3 काइंड्स. First is the Purush principle, is the different entity. Second is the Avyakt, it's called a Prakriti principle. And the Vyakt, it is the Vyakt को क्या कह सकते हैं, it is the manifest. So Hindi called Avyakt is the unmanifest and Vyakt is the manifest. Note down कर लीजिए. So the cosmic principle of Sankhya are of 3 kinds. How many kinds? 3. फर्स्ट ऑफ द पुरुष. पुरुष द अल्टीमेट एंटाइटी है, उसको कहीं हम ऐड नहीं करेंगे. ठीक है, सो पुरुष प्रिंसिपल. और आपको हमने पुरुष के बारे में समझा दिया था बहुत अच्छे से कि व्हाट इज द पुरुष प्रिंसिपल.
सेकेंड इज अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब क्या है? जो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हैं, अनमैनिफेस्ट हैं, जो चीजें अभी अंदर ही छुपी हुई हैं, जो चीजें अंदर ही सोई हुई हैं, जो चीजें अभी अंदर ही बैठी हुई हैं, जो चीजें अंदर ही पूरी तरीके से दबी पड़ी हैं, वो कैसी हैं? अनमैनिफेस्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट? So manifest is called a व्यक्त, and the व्यक्त means that जो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो चीजें बाहर आ चुकी हैं, जो चीजें विल्यूशन फॉर्म में आ चुकी हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्त। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इनको भी देखेंगे, व्हाट इज द अव्यक्त, व्हाट इज द व्यक्त एंड व्हाट इज द पुरुष, है ना? ठीक है, तो सब हाँ सर जो अहंकार वो कैटेगरी में आएगा? वो तो मैनिफेस्ट हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर अहंकार मैनिफेस्ट होगा। हाँ हाँ, वो नेचर, प्रकृति। यस यस यस, जो चीजें प्रकृति से बाहर निकली वो सब कैसी हैं? मैनिफेस्ट। यस, और जो प्रकृति में अभी अंदर ही है, प्रकृति अपने आप में कैसी है? अनमैनिफेस्ट, क्योंकि वो तो अव्यक्त है, वो तो कहीं से भी बाहर नहीं आ सकती, बल्कि प्रकृति से बाहर आ सकती चीजें। तो जिसमें चीजें सोई हुई हैं वो अव्यक्त है, और जो चीजें सोई थी वो बाहर आ गई, वो व्यक्त हो गई। तो कौन सी चीजें बाहर आ गई? तो इंटेलिजेंस से लेके जो 5 महाभूत की दुनिया है पूरी, इंटेलिजेंस से लेकर जो टोटल 23 की दुनिया है, 23 एलिमेंट, इट्स कॉल्ड अ व्यक्त। आ रहा समझ में? चलिए, तो हम लोग अभी देखते हैं कहां पर कौन सी। एक चीज और भी है, मैनिफेस्ट का मंत्र मतलब क्या हो रहा है? अपने अभी अभी आपने देखा बुद्धि से क्या निकला? क्या निकला बुद्धि से? सर बुद्धि से अहंकार। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि बुद्धि, ऐसा भी कह सकते हैं, हालांकि वो एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन ऐसा तो कह सकते हैं ना कि अहंकार जो था वो बुद्धि में कैसा था? अभी अनमैनिफेस्ट, लेकिन जैसे ही बाहर आया कैसा हो गया? मैनिफेस्ट। कह सकते हैं ना? यस सर। है ना? ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम लोग हालांकि देखेंगे, बहुत कंफ्यूजन वाला ये है ना कंटेंट नहीं है, हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, सो अव्यक्त, पहले हम लोग अव्यक्त देखते हैं। व्हाट इज द अनमैनिफेस्ट? व्हाट इज द अनमैनिफेस्ट? सो अव्यक्त। So according to Sankhya philosophy, the primal nature with the 3 principal attribute, this is Jada. Avyakt is also called Pradhan and Maya. तो माया जो है वो अनमैनिफेस्ट, माया इस तरीके से दिखती नहीं है, माया महसूस होती है ना? महसूस होती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो अटैचमेंट में हो, चाहे वो पेन में हो, चाहे वो प्लेजर में हो, चाहे वो यश में हो, पद में हो, धन में हो, आपकी सक्सेस में हो, तमाम चीजें में हो। सो इट इज अ वेरी डोमिनेंट नेचर। इट इज अव्यक्त, इज आल्सो कॉल्ड प्रधान माया, प्रधान एंड माया। और माया कहीं इस तरीके से दिख नहीं रही है ना? माया केवल और केवल फील होती है। ये सारा जो है ये कैसा है? तो ये सारा जो जगत है ये आपको भले दिख तो रहा है, बट इट्स ए फीलिंग, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। और जहां माया होती है वहीं पर भोग होता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? दिस इज जड़। अव्यक्त कैसा है? सो इट इज अ प्राइमल एट्रीब्यूट, दिस इज जड़। ये कैसा है? तो इनसेंसिबल। एंड अव्यक्त इज ऑल्सो कॉल्ड प्रधान। प्रधान क्यों? क्योंकि जो भी इंटेलेक्ट है, जो भी ईगो है, जो भी माइंड है, जो भी सेंसेस हैं, जो भी आपके मोटर ऑर्गन है, जो भी आपके 5 शटल एलिमेंट हैं और 5 ग्रॉस एलिमेंट हैं, इन सब में कौन से नेचर हैं? इसमें सब में प्रकृति की क्वालिटी है। आ रहा समझ में? क्योंकि प्रकृति से बना है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बेबी है, बेबी यदि बाहर आता है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन एक चीज में है कि बेबी में जो प्रधान तत्व है वो क्या है? माँ का। बिकॉज माँ ने उसको जन्म दिया है, तो माँ का जो माँ के जो मसल्स हैं, माँ के जो बोन्स हैं, माँ के जो टिश्यूज हैं, माँ के जो ब्लड हैं, वो चीजें उसी के थ्रू तो बनी ना। तो उसमें ज्यादा हिस्सा किसका रहा?
माँ का, पुरुष का थोड़ा सा ही रहा, है ना। ओनली द टाइम ऑफ द कंसीविंग, जब स्पर्म अंदर गया होगा, उसके बाद जो 9 मंथ की जो क्रिएटिविटी हो रही है उसमें कौन डोमिनेंसी है, तो उसमें मदर की डोमिनेंसी है। सो अव्यक्त को हम क्या कहते हैं, प्रधान। जिसकी डोमिनेंसी ज्यादा होगी वो प्रधान होगा, ठीक है। और लास्ट इज द माया, ठीक है। सो हमेशा अव्यक्त माया फॉर्म में होती है। माया जो है वो अव्यक्त, जब माया व्यक्त होती है तो और खूबसूरत दिखती है ना। ये अच्छी चीज है कि जब माया मैनिफेस्ट होती है तो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। इसीलिए इस संसार को क्या कहते हैं, माया, क्योंकि ये संसार जो है इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रकृति। ये संसार मैनिफेस्ट हुआ है, प्रकृति से निकला हुआ है। और प्रकृति कितनी सुंदर होगी, आप अंदाजा लगाइए कि प्रकृति कितनी सुंदर होगी, और उससे सुंदर जो होगा वो पुरुष होगा। जब प्रकृति का क्रिएशन इतना ब्यूटीफुल है तो क्रिएट करने वाला कितना ब्यूटीफुल होगा, इससे यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है। सो इट इज अ माया, ठीक है। सो माया इज द अनमैनिफेस्ट, बट व्हेन इज द माया इज द मैनिफेस्ट, सो इज द फॉर्म ऑफ द ऑल द क्रिएशंस लाइक दिस, है ना। माइंड इज ऑल्सो कॉल्ड माया। माइंड में जो लेयर्स हैं, इंटेलिजेंस में जो लेयर्स हैं, हर कर्टन जो है, सो कर्टन ऑफ द ऑल एलिमेंट इट्स कॉल्ड अ माया। जहां भी कर्टन है, जहां भी लेयर्स हैं, वो माया है। पुरुष को हमने देखा ही था, व्हाट इज पुरुष, तो पुरुष के बारे में हम लोगों ने समझा था कि पुरुष क्या है। सो पुरुष इज द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल, नाइदर मैनिफेस्ट और नॉर मैनिफेस्ट, है ना। सो दिस इज द सेल्फ। So what is the Purush? It is the absolute. There are no any changes. There are no any external additions. They cannot be produced and they cannot be died, destroyed. आप उसको मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नाइदर मैनिफेस्ट नॉर अनमैनिफेस्ट, ना तो वो मैनिफेस्ट है ना तो वो अनमैनिफेस्ट है। वो ना तो व्यक्त हो सकता है ना व्यक्त हो सकता है। दिस इज द सेल्फ, दिस इज द पुरुष। और जब उसकी जर्नी हमें करनी होती है, जो कैसा है, जो ना मैनिफेस्ट है, जो ना अनमैनिफेस्ट है, वो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट से ऊपर है। हमने देखा था ना पुरुष कैसा है, तो पुरुष कैसा है, त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत मीन्स व्हाट इज द त्रिगुणातीत? त्रिगुणातीत इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रकृति, और पुरुष इस प्रकृति से भी परे है। आ रहा है समझ में, ठीक है। सो दिस इज द सेल्फ, ये जो सोल है, ये जो सेल्फ है, इट इज द पुरुष। इसमें कोई गंदगी नहीं है। जो लोग अभी कहते हैं अच्छी आत्मा होती है, बुरी आत्मा होती है, देयर आर नो एनी अच्छी आत्मा एंड बुरी आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इस पुरुष के ऊपर जो लेयर है, वो लेयर किसका है? प्रकृति का है। वो लेयर किसका है? प्रकृति का है। उस प्रकृति में इंटेलिजेंस भी है, माइंड भी है, ईगो भी है, सब है। इसलिए मरने के बाद केवल शरीर छूटता है। आत्मा के साथ साथ तो आपके ये 3 एलिमेंट तो चले ही जाते हैं। कौन कौन से? इंटेलिजेंस, ईगो और माइंड साथ में चले जाते हैं। सेंसेस भी कई बार चली जाती हैं। आ रहा है समझ में? तो मरने के बाद आपने देखा होगा, इज वेरी फेमस आर्टिकल, आप पढ़िएगा, ट्रांसवर्जन साइकोलॉजी का है, बहुत अच्छा है। आपने पैरासाइकोलॉजी किसी ने सुना है? पैरासाइकोलॉजी एनीवन सुना है ना? पैरासाइकोलॉजी क्या होता है? सर नहीं सुना। अच्छा, नहीं सुना है, ओके। पैरासाइकोलॉजी मतलब होता है, इस दुनिया के पार भी एक दुनिया है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, है ना, हमारा मन है, हमारी सारी चीजें काम करती हैं, तो उसको परामनोविज्ञान कहते हैं। परामनोविज्ञान, परामनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? इस दुनिया के जो शटल जो एनालिसिस है, उसका जो भी स्टडी करते हैं माइंड को लेकर, माइंड से जो रिलेशन है, उसको परामनोविज्ञान कहते हैं। आपने एक तृप्ति जैन का एक आपने सीरियल देखा होगा, टीवी में बहुत पॉपुलर हुआ था आज से 5-6 साल पहले, राज पिछले जन्म का, सुना है? सर इस चीज को पारलौकिक भी बोल सकते हैं क्या?
क्या क्या क्या? पारलौकिक। हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपने राज पिछले जन्म का सुना है? किसी ने, ये टीवी नहीं सीरियल आता नहीं था सर। और एक पेशेंट होता था, डॉक्टर तृप्ति जैन आगरा की साइकोलॉजिस्ट थी। वो क्या करती थी, PLRT, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो वो क्या करती थी, किसी पेशेंट को एक हिप्नोटिस कंडीशन में लेके जाती थी, वो हिप्नोसिस हो जाता था, हिप्नोटाइज हो जाता था, और उसके बाद वो अपने पुराने जन्म को बताता था कि मैं पुराने जन्म में ऐसा था, मैं पुराने जन्म में ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। ठीक है, अब इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग, इसको हम एक किनारे रखें, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी गहरी है, जो हमें समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि हमेशा हमारा जो ये पुरुष है, ये मरता तो नहीं। भगवत गीता भी कहती है कि यदि शरीर छूटता है तो आत्मा नहीं मरती, तो जाता कहाँ है? भगवत गीता कहती है कि ये जो आत्मा है ये बाहर जाती है, इसके बाद दूसरे चोले में या दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है, दूसरा वस्त्र धारण करती है। वस्त्र मीन्स शरीर। सो ये जो दूसरा वस्त्र धारण करती है, तो ये किस तरीके से हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है क्या? नहीं, वेरी लॉजिकल। क्योंकि इस पुरुष के साथ क्या जा रहा है? इस पुरुष के साथ प्रकृति भी है, और प्रकृति का कौन सा भाग है? बुद्धि है, मन भी है, अहंकार भी है ना? तो बुद्धि है, मन है, अहंकार है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च आर्टिकल देखने को मिले हैं जहां पर कई बार, आप गांवों में आइए, चूंकि मैं तो गांवों की चीजों को बहुत गहरे तरीके से जानता हूँ। अभी नवरात्रि के सेशंस निकले, और इन नवरात्रियों के सेशंस में आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर जो गांव के जो ये बेल्ट हैं, जो बहुत ही स्टीरियोटाइप विलेज हैं, जो बहुत ही ट्रेडिशनल हैं, वहाँ पे अचानक से किसी व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी नॉर्मल पर्सनालिटी अब नॉर्मल हो जाती है। तो कोई कहते हैं ये माता आ गई उसको, तो कोई कहते हैं उनको ये देवी आ गई, तो कोई कहते हैं इसको ये हो गया, तो वो हो गया। और अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। मेरा ये कहना नहीं है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन एक पल के लिए, चूंकि मेरे फैमिली में भी है, मेरे आसपास के जो नानी के पार्ट रहते हैं, जो मेरे ग्रैंड मदर है मेरी, जो उस घर में रहते हैं, अब तो वो नहीं रही, तो उनके परिवारों में भी ऐसी घटनाएं देखने को हमेशा मिलती हैं। हम लोग छोटे होते थे तो ये चीज़ें हमेशा ऑब्जर्व करते थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल पर्सनालिटी से अचानक डेविएट हो जाता था और वो एबनॉर्मल हो जाता, तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की दो वजह हैं। या यस सर, उसको बोलते हैं कि जो ज्यादा आध्यात्मिक या श्रद्धा से भगवान को पूजता है, उस पे होता है ना ये। जरूरी नहीं है ऐसा। कई बार जो लोग बहुत स्पिरिचुअल भी नहीं होते हैं, बहुत अध्यात्म भी नहीं होते हैं, उनको भी हो जाता है। अच्छा सर। आप देखिए, बीच में अचानक से आपको ऐसे सीन वहां दिखेंगे जो शक्तिपीठ के केंद्र हैं। आप कभी वैष्णो देवी देखिए, आप कभी मैहर जाके देखें, आप कभी कामाख्या कुमार का मंदिर देखें, आप कभी इधर जाके देखें मनसा देवी, चंडी देवी। ये ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने कभी वो जगह नहीं देखी थी, लेकिन जगह पे आते ही वो अलग तरीके से बिहेवियर शुरू हो जाता है उनका, और फिर लोग कहते हैं कि इनका कुछ अलग अलग ही पैटर्न है। इस माइंड के पैटर्न को एनालिसिस करने की जो साइकोलॉजी है, उसको क्या कहते हैं? पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी अभी भी काम कर रही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, एक जगह मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपने सुना होगा। आपने अपने से किसी मूवी भी आई थी सर इसका। यस यस, मूवी एक बहुत फेमस मूवी है, साउथ इंडिया की है, उसकी डबिंग हुई बॉलीवुड में। यस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज जो हैं वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आई हैं। लेकिन मूवी के साथ मैं आपको एक आर्टिकल सुनाऊंगा। वो आर्टिकल जो है एक अखंड ज्योति मैगजीन है, उसमें पब्लिश हुआ था। वो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, तो उसमें था कि एक व्यक्ति के अंदर दिन भर में 16 पर्सनालिटी एक्टिव होती थी। 16 पर्सनालिटी। वो अचानक से पेंटर हो जाता था, वो अचानक से सिंगर हो जाता था, वो अचानक से स्पीकर हो जाता था, वो अचानक से राइटर हो जाता था, वो अचानक से टीचर हो जाता था, वो अचानक से किसी और आर्ट में इंगेज हो जाता था, वो बहुत अच्छा खाना बनाने लगता था, वो फ्रेंच बोलने लगता था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो जब उसकी एनालिसिस की गई तो ये पता चला कि साहब साइकोलॉजी तो अभी भी नहीं पहुंच पाई है वहाँ, और वो ये कहती है कि साहब ये पागल है, ये अब नॉर्मलिटी है, ये अचानक से हो जाता है। ठीक है,
सो यदि कोई एबनॉर्मलिटी आपके अंदर कोई स्किल परफेक्शन क्रिएट कर दे तो उसको क्या कहेंगे? कोई अबनॉर्मेलिटी, यदि कोई पागलपन आपके अंदर कोई टैलेंट क्रिएट कर दे, इसको क्या कहेंगे? और उस व्यक्ति ने कभी ड्राइंग किया नहीं, अचानक से बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा है, कभी गाना गाया नहीं, अच्छे गाने गा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो अब यहाँ पर पैरासाइकोलॉजी काम करती है। और पैरासाइकोलॉजी क्या कहती है कि कई बार ऐसा होता है, और पैरासाइकोलॉजी अब तो मानने लगे द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ। और रीबर्थ के जो कंसेप्ट हैं हमें ये भी पता होने चाहिए कि हमारे साथ क्या मूव होता है। तो आपने सुना है ना, जैसे आप लोग खुद डे टू डे लाइफ में अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि जो है वो हमारा प्रारब्ध है, कहते हैं ना आप लोग, हम जो भी भोग रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध से है, हमारे कर्मों का। हो सकता है पुराने जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे। क्या मतलब है इसका? हम तो भले हो सकता है बड़े इमोशनल होके ये सब कह देते होंगे या बड़े डिप्रेसिव मूवमेंट में आके कह देते हैं, बट इज द साइंस बिहाइंड इट। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? ये लॉजिकल है। और रिबर्थ के कंसेप्ट जो है, पुनर्जन्म के जो कंसेप्ट, ये लॉजिकल है। उस तरीके से नहीं है कि हाँ जैसे लोग समझा देते कि हाँ कैसे है, तो छोटा बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वो माँ का दूध पीने लगता है। बोले क्यों दूध पीने लगता है? बोले क्योंकि उसको दूध पीना पहले से ही उसके संस्कार में है। इट इज अ वेरी वेरी चीपेस्ट लॉजिक्स। गहरे लॉजिक्स में जब आप आपके आके देखेंगे, क्योंकि लर्निंग जो है, आप लर्न कर रहे हैं, आप एक्शन कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है ना। प्रकृति है तो पुनर्जन्म है ना। प्रकृति यदि आपके साथ आती है तो पुनर्जन्म कहीं ना कहीं चलेगा, क्योंकि आपने जो चीजें गेन की हैं उसको कहाँ खर्च करोगे? आपने जो चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, मरने के बाद वो क्या करोगे? उसका क्या होएगा? तो कहते हैं ना कि मरने के बाद पुण्य साथ में जाता है। और हम लोगों ने खासकर हिंदू ट्रेडिशन में तो बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ दी गई हैं जिससे व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और हालांकि वो इसलिए भी जोड़ी गई हैं ताकि हम इथिकली वर्क करना शुरू कर दें। जैसे कि आपके पाप का लेखा जोखा और पुण्य का लेखा जोखा कहाँ होता है? यम के दरवाजे पे। तो चित्रगुप्त एक डायरी लेके बैठते हैं, वो आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। सो इट इज अ राइट और नॉट, लेकिन एक अच्छी चीज है कि ये बातें जो हैं आपको राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शंस के बीच में डिफरेंस करना सिखाती हैं। आपको ये करना बताती हैं कि क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो मरने के बाद तो ठीक है, हमारे संस्कार हमारे साथ मूव करते हैं, लेकिन आपका क्या, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये किसने देखा मरने के बाद, हु हैज सीन टुमारो, है ना। तो मरने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो वही बताएगा जो मर चुका होगा। ठीक है? और लौट के इस दुनिया में आएगा, वही बताएगा कि साहब हाँ ये एक्सपीरियंस मुझे हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई मरा और इस दुनिया में आए और आपसे वही शेयर करे, क्योंकि मरने के बाद आपकी मेमोरीज, आपकी स्मृतियां सारी बदलती हैं, क्योंकि आप जहाँ दूसरी जगह मूव होंगे। तो पतंजलि एक सूत्र है, एक बड़ा प्यारा सूत्र है, उसमें है सति मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा। तो सति मूले, प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि प्रकृति ही डिसाइड करती है कि आपको किस, है ना, किस जाति में आपका क्या क्लास होगा। यहाँ जाति का मतलब ये नहीं कि आप ठाकुर होंगे, आप ब्राह्मण होंगे, आप ST SC होंगे, मुस्लिम आप क्या होंगे। इट्स नॉट अ क्लास। क्लास का मतलब होता है आप क्या बनेंगे, आप इंसान बनेंगे, जानवर बनेंगे, क्या बनेंगे। इट इज अ क्लास। सो क्लासिफिकेशन। सो सति मूले कर्मों के तद्विपाको हिसाब से नहीं जाति। होता? हाँ, कर्मों के हिसाब से नहीं मिलती सारी योनियां? हाँ, वही 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 जो आपकी योनियां हैं वो कर्मों के हिसाब से, लेकिन कर्म क्या दे रहे हैं आपको? संस्कार। तो जाति, आयु और भोग। ठीक है? तो जाति, आयु मीन्स आपकी एज, और भोग मीन्स आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी, आप किस कंडीशन में रहेंगे। ठीक है? तो ये तीनों कौन कह रहा है? ये पतंजलि कह रहे हैं। और मेरा आपसे भी क्वेश्चन है और आपके लिए असाइनमेंट है कि इसको साइंटिफिकली आप इसको असेस करिए और देखिए कि क्या हमारे कर्म के हिसाब से हमारे आगे के जन्म होते हैं क्या? क्या हमारे जो आगे की जो बर्थिंग है, रीबर्थ जो है, वो हमारे कर्म के हिसाब से होंगे? तो कैसे होंगे? कर्म का तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ भी मिलेगा ना। कर्म का इंस्टेंट रिजल्ट तो इस दुनिया में भी आपको मिलेगा। इस दुनिया में भी आप हैं, और जरूरी नहीं जैसे कुछ लोग गलत कर्म करते हैं और बोलते नहीं हम देखेंगे अगले जन्म में भोग लेंगे, नहीं। उनका कहीं ना कहीं जो है ना, ये कह सकते हैं कि भोग भाव है, वो इस जन्म में भी पॉसिबल है।
जरूरी नहीं कि जन्म में वो नहीं भोगेंगे, भोग सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्थितियां बताएंगे ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग भोगते तो हैं लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि हम भोग रहे हैं, है ना। धूप लगी है और धूप तेज है, आप छाता लेके चल रहे हैं, तो आपके वो कर्म के फिलॉसफी या कर्म के प्रिंसिपल आपको बचा के चल तो रहे हैं, आपने छाता लगा रखा है, लेकिन धूप तो आप नहीं रोक सकते ना, धूप तो बराबर चल रही है और धूप कहीं ना कहीं आपको परेशान भी कर रही है। तो कुछ लोग हैं जो फील नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको मैनेज कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते, वो कर्म का रोना रोते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें साथ साथ चलती हैं। पर ऐसे लेकिन ऐसे सर भी तो बोला जाता है, हाँ 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 हाँ, एक एक यार करके। ऐसे भी तो बोला जाता है कि अगर किसी सत्पुरुष या अच्छे कर्मों के माध्यम से अगर हम अच्छे कर्म करें या सत्पुरुष के साथ जुड़ जाए तो इस 84 लाख जिया जुन से छुटकारा मिल सकता है हमें, यानी हमें अगले जन्म ना ही लेना पड़े। दरअसल ये जो बातें हैं ना, ये स्पिरिचुअलिटी के वो डीपेस्ट या ये वो रूट स्टेटमेंट है कि ये रेयर है। आज के समय में तो वैसे लोग नहीं हैं, सबसे पहली बात, और हैं भी तो वो लाइन पे नहीं आते हैं, वो किसी का उद्धार करने नहीं आएंगे, आपको खुद उनके पास जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ऐसे लोग जो हैं वो मैं यदि करोड़ भी कह दूं, करोड़ों में यदि 1% है तो बहुत है, यदि ऐसे लोग हैं, है ना। जिन सब पुरुषों की बात कर रहे हैं, जिन आर्ष पुरुषों की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसे तो लोग कम हैं। दूसरा, ये जो हमारे लोग हैं भी, वो हमें कहीं ना कहीं अपने सत्य से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि आप अपने सत्य से जुड़ जाइए, अपने सेल्फ से जुड़िए। तो यहाँ पर हम आप बुद्ध की मुझे सबसे अच्छी लगती है, बुद्ध बार बार कहते हैं यदि सत्पुरुष नहीं हुए तो सत्पुरुष की बातें आपको आगे लेके जा सकती हैं। यदि आपको सजीव लोग नहीं मिल सकते, लाइव नहीं मिल सकते, देह में लोग नहीं मिल सकते, जिंदा लोग नहीं मिल सकते, तो उनकी बातें तो आपको मिल सकती हैं ना, और उनकी Yes, sir. बातें आपको कनेक्ट कराएंगे अपने आप से। सो इसीलिए वो लोग बुद्ध की कुछ बातें बड़ी अच्छी हैं। वो कहते हैं कि और उस आपका सच क्या है आप जानते हो। ऐसा नहीं कि कोई बाजू वाला आपके सच को बताएगा कि नहीं अजीत का सच ये है, ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो आपका सच आप ही फेस करेंगे और आप ही जानेंगे, ठीक है। तो ऐसा है। कोई और पूछ रही थी? सर जैसे आपने बोला कि इस जन्म के वो भी फल मिलते हैं, तो सर जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनोसेंट से, सर उनकी अगर डेथ हो जाती है तो क्या सर उनके वो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, या इस जन्म में सर उनकी क्या गलती है जो उनको पिछले जन्म के मिल रहे हैं? और सर कई ऐसे अच्छे लोग थे, अभी कोरोना टाइम में सब चले गए, अचानक से डेथ हो गई, और बहुत अच्छे थे सर, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग, अनटाइमली डेथ हो गई। तो सर हम ये कैसे लॉजिक डिफाइन करते हैं कि इस जन्म के कर्म है या उनके पिछले? ऐसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही मतलब क्रूअल टाइप के होते हैं, और वो अपना जिए जा रहे हैं सर इतनी लॉन्ग लॉन्ग एज तक। तो सर ये लॉजिक हर एक से फॉलो नहीं होता, आई थिंक। ये जायज, बहुत बहुत ही जायज क्वेश्चन है, इतना रिलेवेंट है आज के समय में कि जैसे हम एक चीज आपको मैं बताऊं जो मैंने अभी तक फील किया है। यदि कोई व्यक्ति किसी घटना से गुजर जाता है, किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना भी हो जाती है, हमारे सोसाइटी में या हमारे नेशन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं जिसको हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखें उसमें हम सभी की गलती है। अब ये बात अलग है कि एक छोटा बच्चा पैदा होने के थोड़े दिन बाद वो मर जाता है, या एक छोटी बच्ची है जो किसी न किसी क्राइम का शिकार हो जाती है, या एक ऐसा मोमेंट है हमारी लाइफ में, ऐसे लोग हमारी लाइफ में जो अनायास ही कम उम्र में चल बसते हैं। तो आप देखें कि इस मसले में कह पाना तो कई बार इलॉजिकल ही होगा कि यदि कोई छोटा बच्चा है और वो अचानक से उसकी डेथ हो गई है, तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। मे बी देयर आर सम हेल्थ इश्यूज, देयर आर सम हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो कोई क्लिनिकल इश्यूज है जिसकी वजह से वो गुजर गया। ये एक अलग मसला है, ठीक है, कि उसका वो फिजिकल स्टेटस या उसका मेंटल कंडीशन ही ऐसी थी कि वो शायद सरवाइव नहीं कर पाया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा, ठीक है।
अब हम इसको कर्म से जोड़ दें कि वो अपना कर्म ही इतने दिन के लिए लेके आया था, तो हम तो तब समझेंगे ना जब हम उसकी जिंदगी को देखेंगे, जानेंगे। ये तो हम इसलिए भी कहते हैं ताकि उनके पेरेंट्स को या उनकी सोसाइटी को, उनकी फैमिली को एक सांत्वना मिले, है ना। ये जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो हमारी लाइफ में भी नहीं चलेंगे। आप देखें कि यदि हमारी लाइफ में भी कोई हमारा अपना गुजर जाए, मेरे साथ तो है, क्योंकि इस कोविड टाइम में मेरे ऐसे दोस्त गुजरे जो मेरे साथ पढ़ते थे, और अचानक से आप कह दो कि बस वो अपना कर्म इतना करके ही आया था, इतने दिन का तक उसका जीवन था, तो ये लॉजिक केवल और केवल आपको टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन के लिए दे सकते हैं, बट क्वेश्चंस ऑलवेज क्वेश्चन मार्क, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि ऐसे लोग क्यों गए। तो आप ध्यान रखें, जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हमेशा हम ध्यान रखें, इसमें हमेशा गलती जो है वो पर्सन टू पर्सन की भी है। कोविड-19 जो है वो कोई ऐसा वायरस नहीं है कि चलो लोगों ने बना दिया और उन्होंने स्प्रेड आउट कर दी और कंटामिनेशन की वजह से लोग मरने लगे। नहीं, कहीं न कहीं इसके पीछे हमारी भी गलतियां हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे हमारी वो तमाम बातें हैं जो हम जिम्मेदार हैं उसको अपने यहाँ पर लेके आने का और पनपने का, और उसको उस तरीके से प्लेटफॉर्म देने का। कहीं न कहीं हो सकता है कि हमारी कल्चरल इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो गई है आज के समय में। कल्चरल इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। सो कल्चरल इम्यूनिटी हमारी डिस्टर्ब है आज, और इस कल्चरल इम्यूनिटी की वजह से आज देख लीजिए हम कैसे हैं। और कोविड-19 इट इज अ रिबूट प्रोसेस ऑफ द नेचर। कोविड-19 ने ये तो जरूर बता दिया लोगों को कि what is the cultural immunity, not only your physiological immunity, not only your biological immunity, it is related to your cultural immunity. So just go and है ना, keep tightly your cultural immunity. अब उसने बता दिया कि जिन्होंने अपनी cultural immunity को पकड़ा वही बचे रह गए, जिन्होंने नहीं पकड़ा वो चले गए। और सिंपल सी बात है कि यदि जो लोग इसमें मरे, जिन लोगों की डेथ हुई, सिंपल सा है, कहीं ना कहीं कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा रहा, वायरल लोड ज़्यादा रहा, इम्यूनिटी उनकी लो हो चुकी थी, उनकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी लो हो चुकी थी, है ना। तो अब वो उस पर हम इस तरीके से लॉजिक तो नहीं देंगे ना कि हाँ ये उनकी मिस्टेक थी या क्या थी, लेकिन हम इसमें हम सब अपनी मिस्टेक मानते हैं कि यदि हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो उस गलत काम का प्रमोशन तो सोसाइटी में उसका इफेक्ट होता है ना। हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं, यदि आज मैंने चोरी करना शुरू किया और मेरे साथ 4, 5, 8 लड़कों का ग्रुप है जो चोरी कर रहा है, बराबर चोरी कर रहा है, तो हमने सोसाइटी को क्या दिया? क्राइम ही दिया ना। आज यदि अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग कहते हैं साहब नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, लेकिन यदि हम उसी व्यक्ति से कहें कि चलो छोटा काम शुरू कर दो, बहुत ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि साहब हमारी डिजिट जो सैलरी है वो 6 डिजिट की होनी चाहिए तभी हम काम शुरू करेंगे। और यदि हम उनसे कह रहे हैं कि चलो 10,000 की नौकरी करोगे क्या, तो उनके ईगो के लेवल में आ जाएगा, अरे नहीं भाई हम इतना पढ़े लिखे आदमी, हम 10,000 की शुरुआत करेंगे क्या। तो ये केवल एक एग्जाम्पल है, केवल एक एग्जाम्पल है ना। लेकिन आप सोचिए कि ये क्या है, हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो हमने सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड में रखा और सोसाइटी ने हमें स्टैंडर्ड दिया, हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी हमारे लिए कर रही है, बस एक दूसरे के लिए करते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, बस ये। कोई आपसे पूछे कि आपका क्या आपकी दिल इच्छा क्या है, तो आप ये बताएंगे हाँ साहब जी जो हमारे मम्मी पापा चाहते हैं वही करेंगे, जो हमारी फैमिली चाहती है वही करेंगे। क्यों? क्योंकि फैमिली क्या चाहती है, फैमिली भी वही चाहती है जो सोसाइटी चाहती है। तो हमारा जो सारा रिश्ता है वो आज कैसा हो गया है, तो हम सोशल इंटरवेंशन के साथ जुड़ गए कि हमारी जिंदगी में सोसाइटी का हस्तक्षेप ज्यादा है और आपकी लाइफ में आपका इंटरवेंशन होना चाहिए, इंटरवेंशन आपका हस्तक्षेप होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अलाउड करते हैं सोसाइटी को, फैमिली को कि आओ भाई मेरी लाइफ में और इंटरवेंशन डालो, खलल डालो, तकलीफ दो और चले जाओ। नहीं, नो राइट्स टू एनीवन, किसी को राइट्स नहीं बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में हमारी मिस्टेक तो है और ये कड़वा सच है, इसे आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन बहुत कड़वा सच है कि सोसाइटी की जो हालत है आज के समय में उसके हम प्रत्यक्ष गुनहगार हैं, हमारा भी उसमें हाथ है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर, ठीक। सो अव्यक्त को हमने देखा कि इट्स कॉल अ जड़, इट्स कॉल अ प्रकृति, इट्स कॉल अ प्रधान, इट्स कॉल अ माया, है ना, और ये प्राइमल एट्रीब्यूट है। पुरुष को हमने देखा कि इट्स कॉल अ एब्सोल्यूट सेल्फ,
इसको हमने द सेल्फ कहा, और इट इज अ, है ना, ये नाइदर मैनिफेस्ट नॉर मैनिफेस्ट, है ना, तो ना तो इसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है और ये नॉर अनमैनिफेस्ट, ना ही ये ऑब्जेक्ट है। एंड द व्यक्त, व्हाट इज द व्यक्त? द मैनिफेस्ट। सो द, यहाँ पर बहुत अच्छा नेचर क्या है, दिस emanates because of the association of Purush and the Avyakt. The Avyakt always called Prakriti. When we use the word Avyakt, Avyakt is Prakriti. So this is the phenomenal world. जब पुरुष और प्रकृति means जब अव्यक्त अनमैनिफेस्ट और पुरुष जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? ये पूरी दुनिया बनती है। और उस दुनिया में क्या है? तो उस दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ है। उस दुनिया में बुद्धि है, उस दुनिया में ईगो है, उस दुनिया में माइंड है, सेंस ऑर्गन है, सबटल एलिमेंट है, ग्रॉस एलिमेंट है, सारी चीजें उसी दुनिया में बन रही हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो नाउ this time we are discussing about the sixth feature of the व्यक्त। जो ये फिनोमिनल वर्ल्ड बना है, जो ये फिनोमिनल वर्ल्ड आया, ये जो दुनिया आई, ठीक है, वो क्या है और व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट। ठीक है, हाँ, हम लोग इसको जानते हैं। सो जो व्यक्त है सभी जानते हैं। व्यक्त का मतलब क्या हुआ? जो पुरुष और प्रकृति से मिलके बना, वो क्या हुआ? व्यक्त। और अव्यक्त क्या है? जो अभी अंदर ही है। जैसे प्रकृति ऑलवेज अव्यक्त, प्रकृति ऑलवेज अव्यक्त, है ना, लेकिन वो जब व्यक्त होगी तो पुरुष से मिलेगी, तभी जाके ये सारी दुनिया बनेगी। तो है ना, सो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ व्यक्त इज कॉल्ड अ थ्री प्राइमल एट्रीब्यूट्स, सत्व, रज एंड तम। सो कंस्टिट्यूटेड ऑफ थ्री प्राइमल एट्रीब्यूट। पहली क्वालिटी क्या है व्यक्त की? कि उसमें सत्व, रज और तम दिखेगा। तो आपको माइंड में भी सत्व, रज, तम दिखेगा, आपको ईगो में भी सत्व, रज, तम दिखेगा, आपके इंटेलेक्ट में भी सत्व, रज, तम दिखेगा, आपके इंद्रियों में भी सत्व, रज, तम दिखेगा, और आपके 5 एलिमेंट में भी सत्व, रज और तम दिखेगा। So it is a first quality, first feature is called a three primal attribute, Satta, Raj and Tam. Second is the अविवेक। क्या है? अविवेक। What is the meaning? Lack of discriminative knowledge between emanating principle and the source. अविवेक का मतलब क्या होता है? तो अविवेक का मतलब होता है आपके डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, आपको जो सोचने समझने की, आपको डिफरेंशिएट करने की जो पावर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अविवेक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अविवेक कह रहे हैं, और हम यहाँ पर समझें। ठीक है, और क्या है मजेदार चीज? तो ये कहते हैं विषयत्व। थर्ड इज विषयत्व। इस व्यक्त नेचर में सबसे बड़ी खासियत है हैविंग सबस्टांस। इनके सबस्टांस हैं, इनके विषय हैं। माइंड का अपना विषय है, इंद्रियों के अपने सब्जेक्ट हैं। जैसे आंख का सब्जेक्ट क्या है? देखना। नाक का सब्जेक्ट क्या है? स्मेल करना। जीभ का सब्जेक्ट क्या है? टेस्ट लेना। कान के सब्जेक्ट क्या है? सुनना। स्किन का सब्जेक्ट क्या है? क्या है? एनीवन? स्किन का सब्जेक्ट क्या है? सर स्पर्श, अनुभव करना। इट इज द स्पर्श। तो जो भी ये तन्मात्राएं हैं, ये हमारे सब्जेक्ट ही हैं। और क्या है? तो फोर्थ नंबर फीचर इज वेरी गुड, समन्वयत्व। क्या है? समन्वयत्व। चीजें साथ साथ, कॉमनलिटी साथ साथ चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि माइंड अलग घूम रहा है, सेंसेस अलग घूम रहे, इंटेलेक्ट अलग घूम रहा है, नहीं, सारी चीजें कॉमनलिटी है। सब में कॉमनलिटी है कि जो आपका मन सोच रहा है, जो मन करेगा वो इंद्रियां भी करेंगे, जो इंद्रियां करेगा वो कर्मेंद्रियां भी करेंगी। आ रहा है समझ में? तो जो कॉमनलिटी बिहेवियर है, यस, तो जो कॉमनलिटी बिहेवियर है वो व्यक्त का सबसे प्यारा नेचर है। कॉमनलिटी, हर जगह कॉमनलिटी है, हर जगह कॉमनलिटी है ना। तो आपकी हर जगह कॉमन तो दिख ही रहा है ना। क्यों? क्योंकि सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? सारी चीजें प्रकृति से बनी हैं। आपको कहीं ना कहीं कॉमन तो दिखेगा ही, सब दिखेगा। आपकी कर्मेंद्रियां आपके सेंस ऑर्गन से रिलेट हैं, आपके सेंस ऑर्गन जो है वो महाभूत से रिलेट हैं, आपके महाभूत जो है वो तन्मात्रा से रिलेटेड हैं। आ रहा है समझ में? माइंड ईगो से रिलेट है,
ईगो इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, सब में कॉमन कुछ ना कुछ कॉमन फंक्शन हो रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड अ कॉमनिटी। फिफ्थ फीचर इज कॉल्ड अचेतनत्व। अचेतनत्व मीन्स लेक ऑफ विजन ऑफ द इंटरनल कॉन्शियसनेस। अचेतनत्व है ना। अचेतनत्व क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें किससे निकली हुई हैं? प्रकृति से। और प्रकृति कैसी है? जड़ है। ये सब कैसे हैं? प्रकृति से निकले हुए हैं। और प्रकृति कैसी है? जड़ है। ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, कोई इनर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आप अब जो सुप्रीम ट्रांजिस्टर से जुड़ जाते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बड़ा परफेक्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत चेतनत्व भाव में भी आ जाते हैं। तो अचेतन से चेतन हुआ जा सकता है, लेकिन तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन शुरुआत में तो लेक ऑफ इंटरनल कॉन्शियसनेस तो रहेगा ही। ठीक है। एंड लास्ट वन इज द प्रसव धर्मित्व। प्रसव धर्मित्व, लास्ट वन इज द प्रसव। मतलब क्या होता है? क्रिएट करना। आपने सुना है ना, प्रसव पीड़ा। प्रसव, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या कहते हैं? तो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं, है ना, गर्भिणी जिनको कहते हैं, तो जब वो डिलीवर कर रही होती है तो कहते हैं डिलीवरी पेन को क्या कहते हैं, या डिलीवरी पीरियड को क्या कहते हैं? प्रसव काल। तो प्रसव का क्या मतलब है? किसी चीज का क्रिएट या बाहर आना। तो प्रसव मतलब होता है प्रसवितुर वरेण्यम। प्रसव मतलब चीजें बाहर आ रही हैं। सो द इंस्पायरेशन टू एक्शन, सो द इंस्पायरेशन टू एक्शन, इट्स कॉल्ड अ प्रसव। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे है वो? तो प्रकृति और पुरुष मिले तो प्रकृति ने प्रसव किया किसका? इंटेलेक्ट का। इंटेलेक्ट ने प्रसव किया किसका? बोलते जाइए, किसका? बोलते जाइए। इंटेलेक्ट ने किसका प्रसव किया? सर अहंकार का। yes, अहंकार ने किसका प्रसव किया? बोलते जाइए जल्दी जल्दी, ये कंसेप्ट बड़े इजी हैं। सत्व रजस तमस। सतरज के बाद क्या प्रसव हुआ? मन। मन के बाद क्या आया? इंद्रियां। कौन सी सेंस, है ना। फिर उसके बाद क्या आया? कर्म इंद्रियां। आ रहा है समझ में? यस। और उसके में क्या हुआ? रजस और तमस मिलके क्या बना? तन्मात्रास और तन्मात्रा ने क्या प्रसव? हाँ बोल, आ रहा है समझ में? तो आप देख रहे हैं कि सब एक दूसरे को प्रसव करते जा रहे हैं, एक दूसरे से सब बनते जा रहे हैं। और जब हम अल्टीमेट स्टेज में आते हैं तो ये जो है एक दूसरे में मिलना भी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना समाधि की, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं योग की, तो वो ये जो प्रसव धर्मित्व वाला है ना, द इंस्पायरेशन टू एक्शन, वो इसको रोक देते हैं। अब आगे कुछ प्रसव नहीं होने देते, और वो क्या करते हैं? जस्ट अल्टरनेट। अब जस्ट बैक टू पेवेलियन। अब महाभूत जो मिल जाता है किसमें? तन्मात्रा में। तन्मात्रा किसमें मिल जाती हैं? है ना, अहंकार में। फिर इधर कर्मेंद्रियां मिल जाती हैं किसमें? ज्ञानेंद्रियों में। ज्ञानेंद्रियां मिल जाती हैं किसमें? मन में। मन किसमें मिल जाता है? अहंकार में। अहंकार किसमें मिल जाता है? बुद्धि में। बुद्धि कहाँ चली जाती है? प्रकृति में। तो देखिए, जो चीज जहां से निकली थी वो वहां वापस लौट भी गई। तो ये तब होता है जब हम रियल सुप्रीम स्टेट की प्रैक्टिस करते हैं, तब। तो ये जो 6 फीचर है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आगे चलें। ये तो दोबारा रिपीट ही हो रहा है ना, ये वही है जो चीज़ें ऑलरेडी हमने यहाँ पर दे रखी है। ये आपको नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है? अव्यक्त। सो अव्यक्त को हमने क्या कहा? सो अव्यक्त, ऑलवेज अव्यक्त जो है वो कैसा है? तो कुछ लोग कहते हैं अव्यक्त पुरुष की क्वालिटी से मिलता जुलता है।
बट कॉमन थिंग्स है द एस्पेक्ट दैट्स कॉमन टू, है ना, व्यक्त एंड पुरुष इज अव्यक्त और मल्टीप्लिसिटी. सो अव्यक्त इज सिंगल एंड है ना, परवेसिव एंड हैज नो मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो पुरुष कैसा है? तो पुरुष अनेकत्व है, पुरुष अव्यक्त नहीं है. तो यहाँ अव्यक्त कौन है? अव्यक्त हमने कहा था, तो जब कभी अव्यक्त वर्ड यूज करेंगे वो किसके लिए यूज होगा? प्रकृति के लिए. प्रकृति के लिए यूज होगा. ठीक है, सो अव्यक्त हैज 8 एडिशनल फीचर दैट आर कॉमन टू अव्यक्त एंड पुरुष. मीन्स अव्यक्त मीन्स प्रकृति. जब कभी अव्यक्त आएगा वो प्रकृति के लिए ही हम लोग यूज करेंगे. ठीक है ना, वो सारा प्रकृति का ही नेचर है. तो कौन से हैं 8 क्वालिटीज ऑफ अव्यक्त? प्रकृति की 8 क्वालिटी कौन सी हैं? तो पहला है अहेतुत्व. अहेतुत्व, हेतु मतलब होता है रीजन, कारण. तो अहेतुत्व का मतलब होता है दो नो कॉज, नो रीजन, नो कॉजल रीजन, नहीं पता क्या हो रहा है. ठीक है, सो प्रकृति का पहला नेचर क्या है? हैविंग नो कॉजल रीजन. कोई चीज कब बन रही है ना, और क्यों बन रही है उसका कारण नहीं पता, क्रिएशन हो रहा है बस. फिर क्या है? नित्यत्व. नित्यत्व मीन्स परमानेंस. प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति परमानेंट है. अव्यक्त है ना, परमानेंट है. भले शरीर रहे ना रहे लेकिन प्रकृति रहेगी हमेशा. अब आ रहा है समझ में? शरीर और प्रकृति में अंतर आ रहा है ना सभी को? हम शरीर की जब बात करेंगे तो हम 5 एलिमेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं. फिजिकल बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी. मेंटल बॉडी की बात करेंगे जब हम कभी शरीर की बात करेंगे, है ना. तो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी की बात करेंगे, एस्ट्रल बॉडी की बात करेंगे. ठीक है, सो नित्यत्व मीन्स शरीर रहे ना रहे प्रकृति कैसी रहेगी? हमेशा रहेगी. परमानेंस, परमानेंस नित्यत्व है. फिर क्या है? व्यापित्व. व्यापित्व मीन्स परवेसिवनेस. तो परवेसिवनेस मीन्स होता है फैली हुई, वो हर जगह आपको दिखेगी. उसका जो, उसकी जो व्यापकता है, उसकी जो एपिडेमियोलॉजी है, वो हर जगह आपको समझ में आएगी. सो इट्स कॉल्ड अ व्यापित्व. फिर फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वालिटी है, वो क्या है? निष्क्रियत्व. क्या है? निष्क्रियत्व. सो निष्क्रियत्व का मतलब होता है इनएक्शन. कैसी है? इनएक्शन, है ना, निष्क्रिय है. और जैसे ही पुरुष से मिलती है तो कैसे हो जाती है? सक्रिय हो जाती है. अभी ये कैसा है? निष्क्रिय है. लेकिन जैसे ही ये कॉन्शियसनेस से मिला, कॉन्शियसनेस क्या है? फिंगरप्रिंट्स. कॉन्शियसनेस से मिला, एक्टिव हो गया. और वैसे क्या था? ये निष्क्रिय था. नहीं छुओगे नहीं काम करेगा. जैसे ही आप इसको छूना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिया. तो ये क्या है? निष्क्रियत्व. सेम द फीचर ऑफ द प्रकृति. बिना पुरुष के वो कुछ नहीं कर सकती. बिना पुरुष के कैसी है? निष्क्रियत्व मीन्स इनएक्शन. फिफ्थ क्वालिटी इज दैट अनाश्रितत्व. अनाश्रित तत्व, नॉट हैविंग एन अबॉर्ड और बेस. ठीक है, किसी पर कई बार होता है ना कि है ना, कि आश्रित होना चाहिए. तो प्रकृति ऐसा भी नहीं है कि किसी से आश्रित ही है, ऐसा भी नहीं किसी पे डिपेंडेंसी भी, इसकी डिपेंडेंसी भी नहीं है. ये तो पुरुष और प्रकृति जो मिल रहे हैं, यहाँ पर किसी की मजबूरी भी नहीं है. ध्यान रखिएगा, देयर आर नो एनी आश्रित्व. ये कैसे अनाश्रित? बस मिले तो चीजें क्रिएट हुई. यहाँ कोई मिलने के लिए तड़प नहीं रहा कि साहब हाँ पर पुरुष, प्रकृति जो है वो पुरुष से मिलना चाहती है कि साहब मिल जाओ तभी हम क्रिएट करें. नहीं, ये मिल गए. इसीलिए कैसी है? नॉट हैविंग एन अबॉर्ड और बेस. कोई आधार नहीं इसका. ठीक है, बस निराधार है ये, है ना, कोई बेस नहीं है इसका. अलिंग तत्व, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक. मैंने अभी से चर्चा किया था ना, अलिंग तत्व. अलिंग मीन्स नॉट हैविंग जेंडर. जेंडर मीन्स फॉर्म. वो जेंडर मीन्स नॉट अ मेल और फीमेल. जेंडर मीन्स फॉर्म. देयर आर नो एनी फॉर्म. अलिंग है. तो अलिंगत्व क्या है? अलिंगत्व का मतलब क्या होता है? देयर आर नो एनी फॉर्म, नो एनी जेंडर, नो एनी, है ना, रीजन, है ना. तो ये कोई फॉर्म नहीं है इसका.
है ना, इसलिए कैसा अलिंग, लिंग मतलब होता है फॉर्म, अलिंग मतलब होता है नॉन फॉर्म, है ना, कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes. Yes. Now seventh point, seventh is a very beautiful feature. निर्वाह क्या है? तो निरावयव तत्व। ठीक है, निरा अवयव, अवयव मतलब होता है लिम्स, लिम्स, इनके कोई लिम्स नहीं है साहब, नॉट हैविंग लिम्स, इनका कोई लिम्स नहीं है, इनका कोई ये कह नहीं सकते इनके बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे अंग हैं, नहीं है, नहीं है बिल्कुल, निरा अवयव हैं। अवयव मीन्स लिम्ब, जैसे आप अष्टांग योग पढ़ते हैं ना, 8 लिम्ब ऑफ योग, सो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, तो ये क्या है, ये अष्टांग योग है। सो 8 लिम्ब, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यम नियम से रिलेटेड, नियम आसन से रिलेटेड, आसन प्राणायाम से रिलेटेड है, प्राणायाम प्रत्याहार से रिलेटेड है। मीन्स यहाँ एक दूसरे से जो अवयव का मतलब होता है डिपेंडेंसी भी, कि बिना आसन के सीधे प्राणायाम पे कूद पड़ोगे तो गड़बड़ है, सीधे प्राणायाम कभी नहीं किया सीधे प्रत्याहार करने लगोगे तो गड़बड़ है, कभी प्रत्याहार नहीं किया और सीधे घुस गए आप धारणा में तो गड़बड़ है। So the sequence practice, the chronological movement practice of the Ashtanga Yoga, so with the, है ना, with the addition of 8 limb, 8 limb से जुड़ा हुआ है, 8 limb, total 8 limb है ना, 8 limb। तो ये कैसा है, तो प्रकृति कैसी है, there are no any limb साहब, कोई लिम्ब नहीं है, no अवयव, no अवयव, निरावयव, अवयव means element, parts, है ना, नो अवयव, कोई अपने आप में वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। एंड द लास्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्वातंत्र्य, इंडिपेंडेंस, कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसके साथ, ये किसी के, है ना, कहते हैं तब हम बहुत वो नहीं है आप पे डिपेंडेंसी के साथ आप हमारा काम ही करवाओ। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। सो द बेसिक 8 क्वालिटी, अहेतुवाद, हैविंग नो कॉजल रीजन, कोई कारण नहीं इसका, नित्यत्व तो हमेशा परमानेंट है, व्यापित्व तो हमेशा बड़े लेवल पे व्यापक है, निष्क्रियत्व तो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जैसे पुरुष से जुड़ती है तो एक्टिव हो जाती है ना, बट है कैसी, निष्क्रियत्व। फिफ्थ इज द अनश्रित, है ना, तो क्या अनाश्रितत्व, है ना, अनाश्रितत्व, आश्रित भी नहीं है किसी पर, अनाश्रित है। अलिंगतत्व, अलिंगत्व मीन्स दे आर नो हैविंग जेंडर, दे आर नो हैविंग फॉर्म। ठीक है, एंड निरअवयव तत्व, देयर आर नो एनी लिम्स, एंड स्वातंत्र्य इज टोटली इंडिपेंडेंस। तो ये टोटली कैसी है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी के साथ चल रही है। सो इट इज अ बेसिक क्वालिटी, ये बेसिक क्वालिटी है। ठीक है, हमने अभी बात की थी, है ना, अलिंग, तो हमने कहा था ना, जैसे ज्यादातर लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग, तो शिवलिंग को क्या कहते हैं, लिंग मतलब इट इज द जेनाइटल पार्ट ऑफ द लॉर्ड शिवा, नॉट अ, इट इज टोटली करेक्ट एंड टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। लिंग मीन्स फॉर्म, लिंग मीन्स फॉर्म, इन द टर्मिनोलॉजी लिंग, लिंग इज द फॉर्म, संकेत कर रहा है, फॉर्म मीन्स रूप। सो शिवलिंग मीन्स शिव रूप, ये शिव का लिंग मीन्स नॉट एट द जेनाइटल पार्ट ऑफ द शिवलिंग, शिवलिंग मतलब होता है इज द फॉर्म ऑफ द शिवा, ये भगवान शिव है। अब वो कहानियां इतनी लोगों ने इसको बिगाड़ दी कि नहीं 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 नहीं, इट इज द लिंग ऑफ द, इट इज द जेनाइटल रीजन ऑफ द genital region, genital part of the Lord Shiva, and the Parvati is already keep on her vaginal part. So this, and this oval shape, या this type of it's called yoni, it's a stupid things. So हमारे कल्चर को ज्यादातर कुछ लोगों ने इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया तो और गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए जो लोग शिव को शिवलिंग मान के पूजा करते हैं कि, तो वो कहते हैं नहीं, आई एम नॉट अ, है ना, वर्शिपियर ऑफ द जेनाइटल पार्ट ऑफ लॉर्ड शिव, मैं भगवान शिव के लिंग का पूजा क्यों करूंगा भाई, कौन किसके लिंग की पूजा करता है, जेनाइटल पार्ट की पूजा करता है। तो लोगों को बुरा लगता है कि नहीं आप हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहे, क्योंकि उनको भी यही पता है कि ये भगवान का शिवलिंग, भगवान का लिंग है, भगवान का जेंडर है, ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। तो इस तरीके से
प्रमोट नहीं करना है, हमें हमेशा उसकी टर्मिनोलॉजी और उसके मीनिंग को समझकर बात करनी है कि वो कहना क्या चाहती है। सो लिंग मीन्स होता है फॉर्म एंड अलिंग मीन्स नॉन फॉर्म, ठीक है। तो इट इज द बेसिक 8 क्वालिटी, 8 क्वालिटी ऑफ द अव्यक्त। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, ठीक। तो फिर क्वेश्चन आता है कि साहब ये तो बात आपने की व्यक्त की क्वालिटी कितनी है, तो व्यक्त की क्वालिटी हमने 6 क्वालिटी यहाँ बता दी, 6 फीचर्स हैं। कौन कौन से हैं? 3 प्राइमल एट्रीब्यूट्स हैं, सत्वरजतम का कंसेप्ट है, अविवेक भी है, विषयत्व भाव भी है, समानत्व है, अचेतनत्व है और प्रसव धर्मिता है, ठीक है। ये 6 क्वालिटी जो है वो किसकी है? व्यक्त की है। फिर उसके बाद हमने बता दी अव्यक्त की जो है 8 क्वालिटी है। अव्यक्त कौन है? तो अव्यक्त को कहते हैं प्रकृति। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा सर साहब पुरुष कैसा है, पुरुष का भी बता दीजिए ना। तो पुरुष इज द अनेकत्व, अनेक है, मल्टीप्लिसिटी। हम एक कंसेप्ट है हमारा, कौन सा? द प्लूरलिसिटी ऑफ द पुरुष। हम ये देखेंगे, थोड़ा सा टॉपिक है वो जब हम आपको लिबरेशन वगैरह पढ़ाएंगे तो वो पुरुष काम आएगा, तो उसमें देखेंगे पुरुष का कंसेप्ट आएगा। तो प्लूरल, कई सारे आत्माएं हैं। इसीलिए सांख्य की जो कॉस्मोगॉनी थ्योरी बड़ी गजब की है, वो ही नहीं कहता आत्मा एक है, वो कहता कई सारे पुरुष हैं, जितने लोग उतने पुरुष, सब में वही आत्मा है। लेकिन वेदांत क्या कहता? नहीं साहब, जीव कई हो सकते हैं, आत्मा एक है। नहीं, सबके अलग अलग कंसेप्ट है। तो जिसको हम जीव कहता है वेदांत, उसको सांख्य क्या कहते हैं? लेकिन सारी चीजें एक ही हैं कि बिल्कुल वैसे ही कि पनिहारन जो पानी भरने जाती है कुएं में, तो सबके पॉट, सबके पात्र, सबके जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन उस पात्र में, उस इंस्ट्रूमेंट में, स्पॉट में जो पानी वो तो एक है ना। तो सबके कंसेप्ट जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बट ट्रूथ इज वन। तो रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन जो रास्ता है, जो मंजिल है, वो एक ही है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग लेट आए थे और मैंने कमिट किया था कि आपका नुकसान नहीं होने देंगे, तो हम थोड़ा सा रिपीट भी कर लेते हैं जो हमने पहला टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ाया था हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर लें, इफ़ यू डोंट माइंड। जो पुराने लोग सुन रहे हैं तो आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए कान बंद कर सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए अपना और भी काम कर लेते हैं। जो नए लोग हैं हम उनको, जो हमारा टॉपिक ये चल रहा था उसको हम इसको थोड़ी देर में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा? तो हमने अभी तक देखा द क्वालिटी ऑफ द फीचर ऑफ द मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। तो हम लोगों ने अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट की क्वालिटी देखी। अभी एक और टॉपिक आपका बड़ा प्यारा टॉपिक है, उसको कहते हैं, या ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी रिटन द विशेष एंड अविशेष। तो विशेष एंड अविशेष, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा है। हम लोग देखते हैं ये है क्या। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सांख्य फिलॉसफी क्या कहता है कि सारी जो क्रिएशन है प्रकृति में पहले से ही है, इन्वॉल्व इन प्रकृति फ्रॉम बिफोर, पहले से ही प्रकृति में ये शामिल है। लेकिन जैसे ही प्रकृति पुरुष से मिलती, बिकॉज पुरुष से जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक क्रिएशन नहीं होएगा। सो प्रकृति एंड पुरुष आर लिमिटलेस। वो कैसे हैं? तो वो लिमिटलेस हैं, बट बेसिकली प्रकृति आर जड़, insensible, and but as even reflection of the purush on a prakriti that become conscious and animate। जैसे ही पुरुष प्रकृति से मिलता है, जैसे ही पुरुष प्रकृति के संयोग में आता है, प्रकृति कैसी हो जाती है? तो प्रकृति जो है वो कॉन्शियस और एनिमेट हो जाती है। कैसी हो जाती है? कॉन्शियस एंड द एनिमेट एंड evolves various nature form and the characteristics in प्रकृति। और प्रकृति में कई रंग दिखने लगते हैं, प्रकृति के कई चेहरे दिखने लगते हैं, प्रकृति के कई भाव दिखने लगते हैं, प्रकृति के कई एलिमेंट दिखने लगते हैं। और ये क्या है? ये फिनोमिनल वर्ल्ड है, ये व्यक्त है जो निकल रहा है। और जैसे कई चेहरे दिखे प्रकृति में, कई रंग दिखे, कई भाव दिखे, तो स्वाभाविक है ना, आपके सामने शीशा है और शीशे में यदि कई रंग दिखने लगेंगे, तो आप यदि शीशा निहारेंगे, मिरर को ऐसे देखेंगे, तो सपोज टू बी फॉर एग्जांपल मनमोहन शीशा देख रहे हैं, और या अजीत शीशा देख रहे हैं, या
सुरभि या इति देख रही हैं शीशा, या एकता देख रही हैं, तो शीशा देखने के बाद वो क्या कहेंगे, यदि शीशा के जो कलर हैं वो बदलने लगेंगे तो जो पर्सन है उसका भी जो कलर है, मतलब उसका भी जो रिफ्लेक्शन है वो भी बदलने लगेगा। अब यदि हरा दिख रहा है तो वो अपने आप को हरा मानेगा, लाल दिख रहा है तो लाल मानेगा, नीला दिख रहा है तो नीला मानेगा, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो ट्रांसपेरेंट मानेगा, है ना। रियल कलर, इट इज अ कलर ऑफ ट्रूथ, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, है ना। एंड द कलर ऑफ रेड, कलर ऑफ ग्रीन, कलर ऑफ वायलेट इज सम कलर ऑफ द माया. This is a very good things. So it's the color of Maya. So each and every color you have mixed and go through the some simple the prism of the yogic vision. See all the colors is in, है ना, all color in reflect in one line. It's called a transparent color. आपने फिजिक्स पढ़ा होगा या सुना होगा अपने 12th टाइम में, तो एक सूर्य के कलर में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, और 7 रंग को की स्पीड से आप यदि उसको घुमाना शुरू कर दें प्रिज्म से, तो वो एक ट्रांसपेरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे ये सारे जो कलर हैं हमारी पर्सनालिटी के कलर हैं, लेकिन जब हम किसी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं तो ये सारी जो पर्सनालिटी ये घूम फिर के एक हो जाती है, फिर सारी चीजें बिल्कुल कैसे हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर है ना, यही हमारे अंदर फीलिंग लाते हैं, कर्ता भाव, भोक्ता भाव। आपको दुख हो रहा है क्योंकि कलर ही तो आपको परेशान कर रहे हैं ना। आपकी प्रकृति का कलर आपका किस पर पड़ रहा है, पुरुष पर, और हमने क्या देखा था, प्रकृति कैसी है, जड़ है, उसके अंदर 3 क्वालिटी है ना। कौन कौन सी, सत, रज और तम की भी क्वालिटी है। तो सत, रज और तम की जो क्वालिटी प्रकृति में है वो क्वालिटी पुरुष में रिफ्लेक्ट होती है, तो पुरुष को लगता है कि यार दुख हमें ही हो रहा है, क्योंकि सत इज अ सुख, तम इज अ मोह एंड रज इज अ दुख। तो सत सुख, रज दुख एंड द तमस इज अ मोह। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो प्लेजर्स हैं, ये जो सफरिंग है, ये जो अटैचमेंट है, ये पुरुष को होने लगता है। अब पुरुष सोचता है कि यार ये सब मुझे ही हो रहा है, और वो फील कर लेता, वो इस तरीके से आइडेंटिटी कर लेता कि नहीं मुझे ही हो रहा है। तो जब कोई आपको बुरा भला कह देगा तो आप रोने लगते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ, हम ये फील करते हैं कि उसने हमें कहा, और उसने आपकी पर्सनालिटी को कहा। आपको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बिकॉज इफ यू नो योर आइडेंटिटी, यू आर अ पुरुष, यू आर एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, तो आपके ऊपर तो कोई रिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे सुख, हमारे दुख, ये सब किसके भाव हैं, मन के भाव हैं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये मन के भाव में ही चल रही हैं, मन के साथ चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे मन के साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। तो हम कई बार अपने आप को कर्ता भाव और कई बार भोक्ता भाव से हम जोड़ लेते हैं, हम ही कर रहे हैं, है ना, मैं ही भोग रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, मैं मतलब जो भी चीजें चल रही भोक्ता भाव में, मैं ही इंजॉयर हूँ। सो इंजॉयर एंड डूअर मेरे थ्रू ही हो रहा है। तो पुरुष अपने आप को कर्ता भाव समझ लेता है, तो कर्ता भाव जैसे समझा तो कहानी बिगड़ गई। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर हम फिर से बोल लेके आ रहे हैं कि प्रकृति एंड इट्स इवोल्यूट्स, कि जैसे ही पुरुष से प्रकृति मिली, तो प्रकृति मिली तो क्या पहला तत्व बना, महत, फिर अहंकार, फिर उसके बाद मन, अहंकार से ही मन बना, फिर सेंसेस बने, फिर मोटर सेंसेस बने, फिर सब्टल एलिमेंट और फिर ग्रॉस एलिमेंट, है ना। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इनके फंक्शन भी दे रखे हैं। आपको जब कभी राइट डाउन करने को आएगा कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ विशेष, तो आप लिख सकते हैं इनके फंक्शन क्या हैं। तो अभी तो हम लोग देखते हैं कि विशेष क्या है, अविशेष क्या है, आगे लिंग और अलिंग। ठीक है, सो प्रकृति जब इवोल्यूशन करती है, या प्रकृति जब कोई चीज क्रिएट करती है या इवोल्यूट होती है, तो वो 4 डायमेंशंस में बदल जाती है। कौन से डायमेंशंस में, 4 डायमेंशंस, और वो 4 हैं विशेष, अविशेष, लिंग एंड अलिंग। सो विशेष, अविशेष, लिंग एंड अलिंग। सो ध्यान रखिए, अभी हम लोगों ने देखा ना अलिंग, अलिंग नेचर किसका है, अलिंग नेचर किसका है, अलिंग नेचर किसका देखा था अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे। अलिंग क्या है,
अलिंग क्या है अभी हम लोगों ने देखा था ना। हाँ हाँ, क्या बोल रही हैं? अलिंग क्या है? सर प्रकृति। यस यस, हाँ, कॉन्फिडेंस लेके आ जाइए। प्रकृति, अलिंग इज अ प्रकृति, ठीक है, बस केवल जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सीक्वेंस में देखते हैं, एक एक सीक्वेंस में कौन क्या है। सो फर्स्ट इज अ विशेष। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशेष? विशेष की मीनिंग क्या है? सो विशेष का मतलब होता है स्पेसिफिक फंक्शन। So this dimension is based on specific function, means our body, जो हमारा शरीर है, वो शरीर में कितने तत्व हैं? तो उन शरीर में 25 तत्व हैं, लेकिन जो 16 एलिमेंट हैं, विशेष में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 16 एलिमेंट। 16 एलिमेंट आर प्राइमरी एलिमेंट एंड दीज आर बेस्ड ऑन द स्पेशल फंक्शन, दीज आर द बेसिकली वर्क ऑन द फंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो 5 जो ग्रॉस एलिमेंट है महाभूत, 5 कॉग्निटिव सेंसेस हैं ज्ञानेंद्रियां, 5 मोटर सेंसेस हैं जो कर्मेंद्रियां और मन। तो महाभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और माइंड, ये 16 मिलके क्या करते हैं? हमारे बॉडी में हमारे साथ जो हमारा काम है इस दुनिया में, वो विशेष काम इन्हीं की वजह से होता है। मन की वजह से हम सोचते हैं, इंद्रियों की वजह से हम उसको इंजॉय करते हैं, एलिमेंट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, एलिमेंट की वजह से हमारा एग्जिस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो विशेष है, विशेष इज द प्राइमरी नेचर ऑफ द, इट्स अ प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी नेचर, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, और बिना इनके काम हो नहीं सकता, बिना इनके काम हो नहीं सकता। 5 ग्रॉस एलिमेंट, हमारा ये जो 5 तत्वों का शरीर आपको अभी पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है? तो पढ़ाते समय मेरा माइंड चल रहा है, मेरे कॉग्निटिव सेंसेस भी आपके साथ चल ही रहे हैं, मोटर सेंसेस भी साथ में इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली जो हमारा 5 एलिमेंट है, ठीक है, वो साथ में चल रहा है। ठीक है, तो जो हमारे 16 एलिमेंट देखिए, ये कितने हो गए? 5 ग्रॉस एलिमेंट कौन कौन से हैं सीक्वेंस में देखें तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर कॉग्निटिव सेंसेस सीक्वेंस में देखें तो कौन कौन से हैं? कर्णेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ज्ञान चक्षु इंद्रिय, फिर स्वाद इंद्रिय, फिर नासिका इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। 5 मोटर सेंसेस कौन कौन से हैं? तो हाथ, पैर, फिर टंग, फिर जेनाइटल पार्ट, और लास्ट वन एनस पार्ट। आ रहा है समझ में? और माइंड। तो ये क्या है? ये हमारे 16 एलिमेंट हैं, 16 एलिमेंट, ठीक है, 16 एलिमेंट जो चीजों को चला रहे हैं। फिर दूसरा अविशेष। सो अविशेष इज द कंसेप्ट, हाउ मेनी एलिमेंट? 5 एलिमेंट, और ओनली द 5 शटल एलिमेंट, इसमें तन्मात्राएं हैं और इट इज सेकेंडरी। ये क्या करती हैं? अविशेष का मतलब क्या है? अविशेष का मतलब ये है कि इट इज द अनस्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही हैं, ये काम खूब कर रही हैं, लेकिन ये हमें दिख नहीं रही, ये सॉफ्टवेयर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? सॉफ्टवेयर फॉर्म में है। कौन कौन से 5 शटल एलिमेंट हैं? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये हमारे जो 5 महाभूत हैं, इनके क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं, है ना? तो ये अविशेष है, इनको हम अविशेष के साथ रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, अविशेष। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अविशेष। फिर क्या है उसके बाद? उसके बाद तीसरा है लिंग। तो लिंग इज द इंटेलिजेंस, लिंग इज द इंटेलिजेंस, इट इज द, है ना, इट इज द बुद्धि। अकॉर्डिंग टू सांख्य इट इज द बुद्धि। ठीक है, इट इज द बुद्धि। और अलिंग जो है वो क्या है? प्रकृति। ठीक है, तो अलिंग का जो नेचर है वो प्रकृति के साथ गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। तो इस मेजर कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर समझा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग। विशेष में 16 एलिमेंट, ठीक है। विशेष में कितने हैं? 16 एलिमेंट हैं। लिंग में कितने हैं? अविशेष में कितने? 5 हैं। लिंग इज द बुद्धि एंड अलिंग इज द प्रकृति, ठीक है। तो इस तरीके से द कंसेप्ट ऑफ विशेष अविशेष को हम लोगों ने यहाँ पर जानने की कोशिश की, ठीक है। विशेष एंड अविशेष को समझने की कोशिश की, ठीक है। यस। अब आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, वाइज बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा सेशन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। किसी के सवाल? नो सर। समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा? यस सर। और किसी को? एनीवन? शांति पाठ करें? यस सर। शांति पाठ करते हैं हम लोग। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल। कल हम लोग मिलेंगे। हम लोग अब कंप्लीट मूवमेंट पे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और सांख्य योग के गिन शायद 3 या 4 लेक्चर और हैं। एक लेक्चर जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लूरलिटी ऑफ द पुरुष है, वो श्रेयस और प्रेयस मार्ग का है, भोग और अपवर्ग का है। इस तरीके से थोड़े थोड़े कंसेप्ट, और लिबरेशन, कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन, मुक्ति क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 लेक्चर और बचे हुए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे हम उनको जल्दी से जल्दी, मतलब इस महीने में हम लोग सेकेंड यूनिट में आ जाएंगे भगवत गीता में। इस महीने में आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, ठीक है। चलिए, ओके, सभी को नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लीव कर सकते हैं।